डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 121। 10 अगस्त को सुबह 7 बजे लुओ चेन ने मिंगी डार्क स्पिरिट बड और आइस फ्लेम लान किंग के साथ स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे को छोड़ दिया। उनमें वाकई बहुत सुधार हुआ था। दोनों ही स्पिरिट बीस्ट के 8वें स्टार स्तर तक पहुंच गए थे। लुओ चेन ने उन्हें लुओ यांग को वापस सौंप दिया। शाओ यांग, आज की प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद नहीं रहूंगा। लुओ यांग ने अभी अभी दोनों राजा जानवरों की अवस्था को महसूस किया था और वह उत्साहित था। लुओ चेन की बातें सुनकर उसने कुछ उलझन के साथ पूछा, अरे क्या भाई किसी काम में व्यस्त हैं? लुओ चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लियुगुआंग शहर में एक नीलामी में भाग लेने और ये देखने की जरूरत है कि क्या वहाँ बिक्री के लिए कोई दुर्लभ सामग्री उपलब्ध है। लुओ यांग को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह ये भी जानता था कि जब से उसका भाई जागा और उसने अपनी ब्रीडर प्रतिभा को जागृत किया, भविष्य में वह और भी व्यस्त हो जाएगा। लुओ चेन के जागृत होने के कारण वह स्वयं एक बच्चे की तरह हो गया था। इसलिए उसने दृढ़ता से सिर हिलाया, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। लुओ चेन को कुछ भी पैक करने की जरूरत नहीं थी। वह अपने विशेष वाहन एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन पर सवार हो गया। सफेद बादलों से बनी सीट पर आराम से बैठे हुए लुओ चेन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए आराम से निर्देश दिया, प्रस्थान करें, टेलीपोर्टेशन एरे सेंटर की ओर बढ़ें। सफेद बादल के सामने मौजूद नीले धुएं वाले बादल सारस ने एक हल्की सी आवाज निकाली और धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और लुओ चेन को अपने निर्धारित गंतव्य की ओर ले गया। टेलीपोर्टेशन सेंटर चेन्यांग पेटस्टो से ज्यादा दूर नहीं था। देरी का मुख्य कारण शहर के भीतर मौजूद कई चौराहे थे, जिनमें ट्रैफिक लाइटों का इंतजार करने में कुछ समय बर्बाद हो गया। लगभग 10 मिनट बाद एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन लुओ चेन को उसके गंतव्य तक ले आई। लुओ चेन के सामने जो इमारत प्रकट हुई, वह मूल रूप से उसके पिछले जीवन के हाई स्पीड रेलवे स्टेशन से भिन्न नहीं थी। शायद एकमात्र अंतर ये था कि किंग बीस्ट की सवारी के लिए एक विशेष मार्ग था और बाकी सभी मार्ग और प्रवेश द्वार बड़े थे। लुओ चेन को अपने सफेद बादल वाले वाहन से उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वाहन मार्ग से प्रवेश करने और एक चौराहे को पार करने के बाद उसे वर्दी पहने एक सुंदर दिखने वाली युवती ने रोक लिया। क्षमा कीजिए महोदय, आप किस शहर की यात्रा कर रहे हैं? लियुगुआंग शहर, ठीक है। लियुगुआंग शहर की एक तरफा यात्रा का किराया 50,000 स्पिरिट कॉइन है। ये तो वाकई बहुत महंगा है, लुओ चेन ने मन ही मन शिकायत की। लेकिन अब उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। पैसे चुकाने के बाद युवती ने एक कार्ड देते हुए निर्देश दिया, यह आपका पास है। लियुगुआंग शहर के लिए अगला टेलीपोर्टेशन सुबह 7:45 शुरू होगा। अगर आप इसे चूक जाते हैं, तो आपको 1 घंटे बाद वाले टेलीपोर्टेशन का इंतजार करना होगा। लुओ चेन जल्दी पहुंच गया ताकि वो अगले टेलीपोर्टेशन एरे को पकड़ सके, नहीं तो उसे इंतजार करना पड़ता। प्रतीक्षा क्षेत्र में पहुंचते ही लुओ चेन ने अस्थायी रूप से एज और स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन को एक तरफ रख दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद टेलीपोर्टेशन की तैयारी के लिए टेलीपोर्टेशन एरे में प्रवेश करने की घोषणा की गई। लुओ चेन ने गाइड के निर्देशों का पालन किया और एक विशाल गोलाकार चबूतरे के केंद्र में खड़ा हो गया। दूरस्थानीकरण के दौरान आपको कुछ क्षणों के लिए चक्कर या बेचैनी महसूस हो सकती है। ये सामान्य है, कृपया धैर्य रखें और यह अनुभूति जल्दी ही दूर हो जाएगी। गाइड ने पुष्टि की कि सभी यात्री अपनी अपनी जगह पर हैं। उसने प्रथागत घोषणा की और फिर गोलाकार प्लेटफॉर्म के बाहरी किनारे पर चला गया, जहां उसने एक उपकरण चलाना शुरू किया। डिवाइस के पिछले हिस्से से लुओ चेन का दृश्य अवरुद्ध हो गया था, इसलिए वह ये नहीं देख पा रहा था कि इसे कैसे संचालित किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसके पैरों के नीचे मौजूद विभिन्न प्रतीक चिन्ह एक चमकदार नीले रंग से जगमगा उठे, मानो वे ऊर्जा से भर रहे हों। लुओ चेन को अचानक अपने पैरों के नीचे से असंतुलन का एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर उसके आसपास का दृश्य और स्थान धुंधला हो गया। जब दृश्य स्पष्ट हुआ,
तो लुओ चेन ने पाया कि बाहरी वातावरण में काफी बदलाव आ चुका था। क्या ये लियुगुआंग शहर है? किंगयांग शहर में मौजूद विरल यात्रियों की तुलना में भले ही सुबह का समय था, ये स्थान पहले से ही चहल पहल से भरा हुआ था। हर जगह भारी भीड़ थी। लुओ चेन को थोड़ी असहजता महसूस हुई, इसलिए उसने टेलीपोर्टेशन क्षेत्र से बाहर निकलते हुए अपने शरीर को सिकोड़ लिया और अपने बगल में जल रही संकेतक बत्तियों का अनुसरण किया। वो सवार यात्रियों के लिए बने गलियारे की ओर चला गया। इस अविश्वसनीय रूप से चौड़े गलियारे में लुओ चेन ने नीले धुएं वाले बादल सारस को बुलाया। उन्होंने तुरंत उसे इस शोरगुल भरे वातावरण से चले जाने का आग्रह किया। लुओ चेन का वाहन विभिन्न विचित्र आकृतियों वाले वाहनों के समूह में घुल मिल गया। उसे यकीन नहीं था कि यह उसका भ्रम था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके बगल में मौजूद राजा जानवर जानबूझकर या अनजाने में उसके नीले धुएं से भरे बादल सारस से बच रहे थे। उसने अपनी सत्य दृष्टि से छानबीन की और पाया कि यहाँ मौजूद अधिकतर वाहन आत्मा पशु या भयंकर पशु थे। जहाँ तक राजा पशु स्तर के पशुओं की बात है, तो स्वयं के अलावा उसे यहाँ दूसरा कोई नहीं मिला। वो तुरंत समझ गया, ऐसा अवश्य ही हुआ होगा कि इन किंग बीस्ट ने एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन पर किंग बीस्ट की आभा को महसूस किया होगा, इसलिए उन्होंने सहज रूप से चकमा दिया। हालांकि यह अच्छा था, कम से कम उसके आसपास का वातावरण कम भीड़भाड़ वाला हो गया। लुओ चेन ने एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन से अपने पीछे के सफेद बादलों को एक रथ के आकार में परिवर्तित करवाया, जिससे दूसरों की जिज्ञासु निगाहें उस पर न टिकें। लियुगुआंग शहर केयांग शहर से काफी बड़ा था और शहर के भीतर गति सीमा लागू थी, इसलिए गंतव्य तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगेगा। सड़क के दोनों ओर की ऊंची इमारतें, जो कि केयांग शहर की इमारतों से कहीं अधिक ऊंची हैं, अन्य निचले शहरों के लोगों के लिए शायद अनोखी हों, लेकिन इस प्रवासी के लिए वे कोई खास बात नहीं थी। इस समय का उपयोग कुछ देर आराम करने के लिए करना बेहतर होगा। सुबह 8:30 बजे एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन ने एक हल्की सी आवाज निकाली, जिससे लुओ चेन को याद दिलाया कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। लुओ चेन ने अपनी आंखें खोली, उसका मन मायावी दुनिया से बाहर आ गया। उसने अभी अभी लुओ यांग का मैच देखा था। लुओ यांग का आज का प्रदर्शन कल से भी कहीं अधिक शानदार था। उन्होंने मैच को और भी तेजी से समाप्त किया। इससे उन्हें आराम करने और आज की नीलामी में ठीक से भाग लेने का मौका मिला। लुओ चेन सफेद बादलों से बनी रथ यात्रा से नीचे उतरा और चारों ओर देखा। उसे आसपास का वातावरण आश्चर्यजनक रूप से सुखद लगा। यह इलाका कोई चहल पहल वाला बाजार नहीं था, बल्कि काफी शांत था, और सड़क के उस पार ही प्रसिद्ध समृद्ध व्यावसायिक सड़क थी, जिसका मतलब ये भी था कि यह बेहद सुविधाजनक था। ऐसा माना जा रहा है कि लियांग कॉरपोरेशन ने यहाँ ऐसी जमीन हासिल करने के लिए काफी प्रयास किए होंगे। जब एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस के प्रवेश द्वार पर रुकी, तो एक तेज तर्रार परिचारक पहले से ही लुओ चेन का स्वागत करने के लिए आ रहा था। उन्होंने इस भव्य, सुंदर और सुरुचिपूर्ण राजा जैसे जानवर को सवारी के रूप में देखा और अनुमान लगाया कि इसका मालिक असाधारण दर्जे का होगा। यहाँ आने का उनका मकसद आज आयोजित हो रही किंग्यून दुर्लभ वस्तु नीलामी में भाग लेना ही हो सकता है। तो जैसे ही लुओ चेन जमीन पर खड़ा हुआ, एक सभ्य सेवक उसके पास आया और बोला, माननीय अतिथि, मुझे लगता है कि आप नीलामी के लिए यहाँ आए हैं। लुओ चेन ने सिर हिलाया और उसे प्राप्त निमंत्रण पत्र सौंप दिया। जब परिचारक ने लुओ चेन द्वारा सौंपे गए निमंत्रण पत्र को देखा तो उसकी आंखें और भी चमक उठीं। निमंत्रण पत्र के शीर्ष पर 5 नीले बादल बने हुए थे, जो स्पष्ट रूप से एक विशिष्ट व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। माननीय अतिथि, कृपया मेरे साथ आइए। कर्मचारी ने लुओ चेन को तीसरी मंजिल तक पहुंचाया और उसे बॉक्स 001 में ले गया। फिर 2 बेहद खूबसूरत महिला परिचारिकाओं ने स्वागत का जिम्मा संभाला। लुओ चेन के बॉक्स में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद खबर मिलते ही लियांग जिंगसी तुरंत वहां पहुंच गई। मुझे देर होने और व्यक्तिगत रूप से आपका अभिवादन न कर पाने के लिए खेद है। कृपया मुझे क्षमा करें। लियांग जिंगसी ने अपने पीछे मौजूद परिचारकों को निर्देश दिया कि वे विभिन्न प्रकार के मादक फल और मादक खाद्य पदार्थ बक्से में रखी मेज पर रखें। मैं भी अभी अभी पहुंचा हूँ। दुकानदार लुओ का राजा जानवर आज का मुख्य आकर्षण है। भविष्य में हमारा नीलामी घर दुकानदार लुओ के सहयोग पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। ये आध्यात्मिक फल भी दुर्लभ वस्तुएं मानी जाती हैं। दुकानदार लुओ इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। अच्छा, क्या मुझे आज की नीलामी की क्रम सूची की एक प्रति मिल सकती है?
लुओ चेन का अनुरोध सुनकर लियांग जिंगसी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन नीलामी शुरू होने ही वाली थी और यह कोई गोपनीय जानकारी नहीं थी। आह होंग, दुकानदार लुओ के लिए एक प्रति ले आओ। नीलामी की वस्तुओं की सूची हाथ में लेकर और उस पर सरसरी नजर डालते हुए लुओ चेन ने हल्के से सिर हिलाया। वाकई उनमें कई दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं थीं। अपने किंग बीस्ट के समर्थन के बिना भी वे थोड़ी बहुत हलचल मचा सकते हैं, लेकिन अधिक प्रसिद्धि हासिल करना शायद मुश्किल होगा। कुछ मिनट बाद लियांग जिंगसी ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, दुकानदार लुओ, मुझे अभी भी कुछ मेहमानों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करना है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया उन्हें निर्देश दे दें। ठीक है, लुओ चेन ने सिर हिलाया। वह दखलंदाजी करने वाला व्यक्ति नहीं था, न ही दूसरों को परेशान करने वाला। इसी तरह उसे अनजान लोगों द्वारा परेशान किया जाना भी नापसंद था। लियांग जिंगसी ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया और फिर चली गईं। लुओ चेन लगभग 1 घंटे और उस बॉक्स में इंतजार करता रहा, जो सुबह 10 बजे तक का समय था। लियांग कॉर्पोरेशन द्वारा लंबे समय से नियोजित नीलामी आखिरकार शुरू होने वाली थी। ये लियांग परिवार की लियुगुआंग शहर में वापसी के बाद पहली आधिकारिक उपस्थिति भी थी, जो उनके लिए निर्णायक क्षण था। माननीय अतिथिगण, आज की किंगयुन दुर्लभ वस्तु नीलामी में आपका स्वागत है। लियांग जिंगसी नीलामी के मंच पर प्रकट हुई। उनकी मधुर आवाज एक विशेष किंग बीस्ट के कौशल के माध्यम से पूरे स्थल में गूंज उठी। जब लियांग जिंगसी मंच पर प्रकट हुई, तो ये लियुगुआंग शहर की नीलामी में लियांग परिवार की वापसी की आधिकारिक शुरुआत का संकेत था। लियुगुआंग शहर में जिन परिवारों के साथ लियांग परिवार का पहले संबंध रहा था, उनमें से कई परिवार आज की नीलामी में आए, और कई ऐसे विशिष्ट अतिथि भी थे जिनसे लियांग परिवार पहले कभी नहीं मिला था। आज हम जिस राक्षस से शुरुआत कर रहे हैं, वह एक ऐसा प्रकार है जो पहले कभी नहीं देखा गया। यदि आप रुचि रखते हैं, तो कृपया पैसे खर्च करने में कंजूसी न करें। लियांग जिंगसी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और परिचारक को नीलामी के लिए पहली वस्तु लाने का संकेत दिया। पिंजरा देखने में लगभग एक व्यक्ति की ऊंचाई का लग रहा था, जो लाल कपड़े की एक परत से ढका हुआ था। ये कपड़ा विशेष रूप से बनाया गया होगा। इसने हर तरह की जिज्ञासु मानसिक ऊर्जा को रोक दिया। लियांग जिंगसी ने शालीनता से पिंजरे के किनारे तक चलकर अचानक लाल कपड़ा हटा दिया। लाल कपड़े के नीचे छिपी असली सूरत को उजागर करते हुए 1 मीटर से अधिक ऊंचा लिली ऑफ द वैली का पौधा, जो एक गमले में लगाया गया था, पिंजरे में अकेले ही शांति से खिल रहा था। उसी समय लियांग जिंगसी के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर सुगंधित लिली ऑफ द वैली के बारे में विस्तृत जानकारी दिखाई दी। हॉल की पहली मंजिल पर निगलने की आवाजों का एक समूह गूंज उठा। विशुद्ध रूप से चिकित्सीय उपयोग वाले जानवर पहले से ही दुर्लभ थे। इसके अलावा इसकी खास क्षमता, मांसपेशी पुनर्जनन, जो कटे हुए अंगों को फिर से उगा सकती थी, अभूतपूर्व थी। केवल इसी क्षमता ने इसे कई राजा श्रेणी के जानवरों से कहीं अधिक मूल्यवान बना दिया था। हालांकि यह कौशल वर्तमान में केवल स्पिरिट रैंक से नीचे की प्रजातियों पर ही प्रभावी है, लेकिन स्पिरिट रैंक वाले जानवर को विकसित करने से यह कौशल और भी बेहतर हो जाता है। राजा के पद तक पहुंचने के लिए कौशल हासिल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। संभवतः तब तक ये किंग रैंक की प्रजातियों पर भी प्रभावी हो जाएगा, जिससे स्वाभाविक रूप से इसका मूल्य 2 गुना हो जाएगा। लियांग जिंगसी पिंजरे के पास खड़ी होकर नीचे बैठे मेहमानों के भावों को देख रही थी। ये पुष्टि करने के बाद कि सभी ने इस जानवर के बारे में जानकारी को लगभग समझ लिया है। फिर उसने अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोलते हुए कहा, सुगंधित लिली ऑफ द वैली, शुरुआती बोली 10 लाख स्पिरिट कॉइन, प्रत्येक बोली 100,000 स्पिरिट कॉइन से कम नहीं होनी चाहिए। बोली अभी शुरू होती है। जब उसने बोलना समाप्त किया, तो तुरंत किसी ने बोली लगाना शुरू नहीं किया। पूरे आयोजन स्थल का माहौल कुछ अजीब सा था, मानो किसी चीज को दबाया जा रहा हो। इस स्थिति से लियांग जिंगसी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, उसने बस अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। उसके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर मूल्य कॉलम तुरंत बदल गया। अतिथि संख्या 765 ने 1.5 मिलियन स्पिरिट कॉइन की बोली लगाई। 1.5 मिलियन स्पिरिट कॉइन, पहली बारी। लियांग जिंगसी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कीमत की घोषणा की। कार्यक्रम स्थल का माहौल अंततः जोश से भर गया और कीमत में तुरंत उछाल आ गया। 2 मिलियन स्पिरिट कॉइन, 2.7 मिलियन स्पिरिट कॉइन, 3.4 मिलियन स्पिरिट कॉइन। 2 मिनट से भी कम समय में कीमत 3 गुना हो गई थी।
हॉल में बोली लगाने की गति भी धीमी हो गई। लियांग जिंगसी ने तीसरी मंजिल पर बने कुछ निजी कमरों पर तिरछी नजर डाली। क्या हाल ही में लियुगुआंग शहर में इतना बदलाव आया है? क्या इस तरह के उपचार करने वाले जीव उन प्रमुख परिवारों के बीच अब लोकप्रिय नहीं रह गए थे? शुरू से अंत तक तीसरी मंजिल के निजी कमरों में रहने वाले लोगों ने अभी तक बोली में भाग नहीं लिया था। हालांकि दूसरी मंजिल पर रहने वाले कई मेहमान मूल्य प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए थे। 5 मिलियन स्पिरिट कॉइन। अचानक लियांग जिंगसी के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर कीमतों में भारी उछाल दिखाई दिया। अब कम से कम ये कीमत तो उस जानवर को खरीदने की मूल लागत से अधिक थी। लियांग जिंगसी की मुस्कान सचमुच सच्ची और दिल से निकली हुई थी। अतिथि संख्या 40 ने 5 मिलियन स्पिरिट कॉइन की बोली लगाई। 5 मिलियन स्पिरिट कॉइन, पहली बारी। तीसरी मंजिल पर केवल 10 निजी कमरे थे, जो किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस के 10 सबसे सम्मानित मेहमानों के लिए आरक्षित थे। ये मेहमान या तो प्रतिष्ठित परिवारों से थे या स्वयं वाइल्डनेस्ट या बीस्ट मास्टर थे। 11 से 100 वर्ष तक के सभी अतिथि दूसरी मंजिल पर थे। ये अतिथि लियुगुआंग शहर या अन्य निचले शहरों के प्रतिष्ठित राजा श्रेणी के पशु स्वामी परिवारों के माने जाते थे। पहली मंजिल के हॉल में शेष अतिथि प्रसिद्ध टीमों या व्यापारी संघों को दिए गए थे। यदि इच्छुक होते तो कुछ लोग उपस्थित होते। अगर उनकी रुचि न हो तो वे निमंत्रण अपने अन्य परिचितों को दे सकते हैं, जो भी ठीक रहेगा। इसलिए लियांग जिंगसी को दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद मेहमानों की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन पहली मंजिल पर मौजूद मिश्रित भीड़ के बारे में वो उनकी पृष्ठभूमि का पता नहीं लगा सकी। लुओ चेन सबसे अच्छे दृश्य वाले निजी कक्ष संख्या 1 में बैठकर अखाड़े में चल रही सुगंधित लिली ऑफ द वैली के लिए भयंकर प्रतियोगिता देख रहा था। साथ ही वह आध्यात्मिक फल खाते हुए वीडियो के माध्यम से अपने छोटे भाई के मैच का सीधा प्रसारण देख रहा था। लुओ यांग लगातार 2 जीत हासिल कर चुका था और अब हाफ टाइम हो चुका था। इसलिए उसने दिलचस्पी से चल रही नीलामी पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। निजी कमरे में सेवा कर रही दोनों महिला परिचारिकाओं ने सूक्ष्म रूप से एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत एक दूसरे के विचारों को समझ गईं। ये रहस्यमय अतिथि वास्तव में विचित्र था। दरअसल उसे निचले शहर में होने वाली बीस्ट मास्टर प्रतियोगिताओं में दिलचस्पी थी। हालांकि उन्होंने कोई और कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि तीसरी मंजिल पर मौजूद बाकी 9 निजी कमरों में रहने वाले जीव कम से कम जंगली जानवरों के परिवार से थे, और इस युवक को निजी कमरा नंबर 1 में ठहराए जाने के लिए उसकी पहचान और पृष्ठभूमि अत्यंत प्रभावशाली होनी चाहिए। यदि वह नाराज हो जाए तो लियुगुआंग शहर में भी उनके पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लुओ चेन इस बात से अनभिज्ञ था कि दोनों महिला परिचारिकाएं उसकी पहचान और व्यक्तित्व के बारे में क्या कल्पना कर रही थीं। वह अच्छे मूड में था और उसने नीलामी सूची में कई वस्तुओं पर कलम से गोला बनाया। कृपया मेरे लिए इन वस्तुओं के प्रकट होने के समय पर नजर रखें और मुझे उस समय जगा दें। दोनों महिला परिचारिकाओं ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीरे से सहमति जताई। अपरिचित वातावरण में लुओ चेन स्वाभाविक रूप से दूसरों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करेगा। इसलिए लिटिल हेयरबॉल और लिटिल डॉट को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाने के बाद उनकी चेतना मायावी दुनिया में प्रवेश कर गई। सुगंधित लिली ऑफ द वैली के लिए बोली जारी रही, लेकिन मुख्य गतिविधि अब दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पर स्थानांतरित हो गई थी। 6.1 मिलियन, दूसरा मौका। सुगंधित लिली ऑफ द वैली का केवल एक ही पौधा उपलब्ध है और इसका मूल्य असाधारण रूप से अनमोल है। इच्छुक ग्राहकों को आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। बड़ी स्क्रीन पर दर्शकों की संख्या फिर से तेजी से बढ़ी, सीधे 6.1 मिलियन से 6.5 मिलियन हो गई। लियांग जिंगसी की आंखों से मुस्कान अनियंत्रित रूप से बहने लगी। प्राइवेट रूम नंबर 4 की बोली 6.5 मिलियन है। 6.5 मिलियन स्पिरिट कॉइन, पहली बोली। क्या कोई और मेहमान इससे अधिक बोली लगा रहा है? लियुगुआंग शहर में हे परिवार के हे लियांगयू और हे लियांगशु, जो निजी कमरा नंबर 9 में थे, कीमत एक बार फिर बढ़ जाने पर भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। हे लियांगयू ने निजी कमरे में मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा और कुछ संदेह के साथ पूछा, क्या आपको पता चला है कि निजी कमरा नंबर 4 में कौन सा परिवार है? एक बेहद खूबसूरत युवती ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है। ये सूर्य परिवार है, औषधि राजा का परिवार है। सूर्य परिवार, हे लियांगयू ने अनजाने में बुदबुदाया। लड़की ने हे लियांगयू की बात दोहराते हुए सिर हिलाया। ये सन फैमिली है जिसमें 3 वाइल्डनेस्ट या बीस्ट मास्टर हैं।
बस मुझे नहीं पता कि इस निजी कमरे में बैठा व्यक्ति उनकी मुख्य शाखा से है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वे मुख्य शाखा से हो या नहीं, वे इस विशुद्ध चिकित्सीय जीव को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार उनके सूर्य परिवार के सभी सदस्यों के पास एक चिकित्सीय जीव ही उनका पहला जीव होना चाहिए। ये जानवर उनके लिए बहुत मायने रखता है, और वित्तीय संसाधनों के मामले में मुझे डर है कि भाई लियांग्यू का हे परिवार उनके शाखा परिवार से तुलना भी नहीं कर सकता। हालांकि लड़की सच बोल रही थी, लेकिन हे लियांग्यू और हे लियांगशु दोनों थोड़े अस्वाभाविक लग रहे थे। हालांकि वो लड़की उनके हे परिवार से नहीं थी, वो केवल उनके निमंत्रण पर आई थी, और उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी जिसे वे नाराज कर सकें। इसलिए हे लियांग्यू मुस्कुराया, जिससे उसका भाव अधिक स्वाभाविक प्रतीत हुआ। बहन किंग यू सही कह रही हैं। लगता है हमारे हे परिवार के पास इस प्रतियोगिता से हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। अचानक उस खूबसूरत युवती ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, भाई लियांग्यू, मेरे पास पैसे हैं। आप 20 मिलियन तक उधार ले सकते हैं। आपको बस एक ऋण पत्र लिखना होगा। इससे पहले उस लड़की से पैसे उधार लेने वालों के अंजाम के बारे में सोचते हुए हे लियांग्यू की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसने जल्दबाजी में इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं, बहन किंग यू। दरअसल हमारे हे परिवार को इस जानवर की जरूरत नहीं थी। ठीक है, फिर अगर भाई लियांग्यू को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे जरूर संपर्क करना। बिल्कुल बिल्कुल। अंततः इस सुगंधित लिली ऑफ द वैली को सन परिवार ने निजी कमरा नंबर 4 में 65 लाख स्पिरिट कॉइन में खरीदा। निजी कमरा संख्या 4 के अंदर घूंघट ओढ़े एक युवती ने सुगंधित लिली ऑफ द वैली के स्वामित्व की पुष्टि करने के बाद चुपचाप राहत की सांस ली। दिखाई देने वाली आंखों में हल्की सी मुस्कान भी थी। जब सुगंधित लिली ऑफ द वैली को निजी कमरे में लाया गया तो उसने उत्सुकतापूर्वक उसके साथ एक समझौता कर लिया। हालांकि फिर उसने धीरे से आह भरी, यह महसूस करते हुए कि वो आखिरकार सूर्य परिवार की एक वास्तविक सदस्य बन गई है। लेकिन अगर वह जानवर घाटी की सुगंधित लिली थी तो ये काफी अच्छा प्रतीत होता था। बीस्ट मास्टर का सबसे पहला जानवर जो प्रकट हुआ, वह इतना दुर्लभ रत्न था कि आगामी नीलामी की वस्तुओं में सभी की अत्यधिक रुचि पैदा हो गई। दरअसल किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस ने अधिक मेहमानों को आकर्षित करने के लिए नीलामी की वस्तुओं के बारे में काफी जानकारी प्रकट की थी, जैसे कि अंतिम सन मून वुल्फ किंग लुओ चेन के अलावा यह अनुमान लगाया गया था कि तीसरी मंजिल पर स्थित निजी कमरों में मौजूद अन्य सभी मेहमान सन मून वुल्फ किंग के लिए ही वहां आए थे। कुछ अन्य अनोखे जीव जंतुओं का भी खुलासा हुआ, लेकिन ये सुगंधित लिली ऑफ द वैली निश्चित रूप से पहले लीक हुई जानकारी में शामिल नहीं थी। शायद यह उन रहस्यमय नीलामी वस्तुओं में से एक थी जिनका विज्ञापन किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस ने पहले किया था। कार्यक्रम स्थल पर माहौल जब उमस भरा था, उसका फायदा उठाते हुए लियांग जिंगसी ने तुरंत एक नौकर से नीलामी की दूसरी वस्तु मंगवा ली। नीलामी की ये दूसरी वस्तु भी एक पशु स्वामी का पशु है, जिसका नाम शी गुआंग लिंग गौरैया है, जो कियानियाओ शहर में भी काफी प्रसिद्ध है। मेरा मानना है कि हर किसी को इसकी जानकारी की कुछ समझ है। आज जिसकी नीलामी हो रही है, उसमें उत्कृष्ट योग्यता है, जो कियानियाओ शहर के उन लोगों से कहीं बेहतर है जिनकी योग्यता अच्छी है। हालांकि यद्यपि यह शी गुआंग लिंग गौरैया कई लोगों की नज़र में एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध पशु स्वामी का जानवर था, लेकिन कुछ लोगों को इससे अपरिचित होने से बचाने के लिए लियांग जिंगसी के पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर इसकी विस्तृत जानकारी भी प्रदर्शित की गई थी। कुछ देर बाद लियांग जिंगसी ने आगे कहा, शी गुआंग लिंग गौरैया की शुरुआती कीमत 10 लाख स्पिरिट कॉइन है, और प्रत्येक बोली 10,000 स्पिरिट कॉइन से कम नहीं होनी चाहिए। बोली अब शुरू होती है। हालांकि इस बार की बोली में तीसरी मंजिल पर स्थित 10 निजी कमरों में ठहरे मेहमानों ने भाग नहीं लिया, मानो ऐसा विशालकाय जानवर उनकी बोली के लायक ही न हो। इसके बजाय दूसरी मंजिल और मुख्य हॉल में मौजूद कुछ मेहमानों ने उत्सुकतापूर्वक इस शी गुआंग लिंग गौरैया के लिए बोली लगाई, और अंततः ये 2.1 मिलियन स्पिरिट कॉइन में बिक गई। अगली नीलामी वस्तु 3 ड्रैगन यांग घास है, जो एक पैकेज के रूप में बेची जा रही है। हालांकि ये जानना आवश्यक है कि इन तीनों ड्रैगन यांग घासों की प्रजनन क्षमता समाप्त हो चुकी है। इच्छुक व्यक्ति बोली में भाग ले सकते हैं। यदि लुओ चेन सचेत होता तो वह स्पष्ट रूप से जानता कि ये कुछ ड्रैगन यांग घास सुगंधित स्पिरिट एफिनिटी रैबिट द्वारा स्पिरिट एफिनिटी से प्रेरित उत्पाद हैं, क्योंकि ड्रैगन यांग घास की शाखाओं में सुगंधित स्पिरिट एफिनिटी रैबिट के समान स्पष्ट रूप से टूटे हुए स्पिरिट क्रिस्टल थे, जो उनके मूल का संकेत देते हैं।
लेकिन फिर भी इससे नीलामी घर में ड्रैगन यांग घास के लिए उमड़ी भीड़ का उत्साह कम नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा से यह अफवाह रही है कि ड्रैगन यांग घास एक बीस्ट मास्टर के जानवर को ड्रैगन प्रकार की रक्त रेखा प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है। जिनके पास ड्रैगन प्रकार का रक्त है, वे अपने रक्त को शुद्ध कर सकते हैं, और जिनके पास ड्रैगन प्रकार का रक्त नहीं है, वे लंबे समय तक ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित करके विकास के दौरान ड्रैगन प्रकार का रक्त प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए कई कुलीन परिवार लंबे समय से इस ड्रैगन यांग घास की लालसा रखते आए हैं, जिसे हालांकि टियर 3 स्पिरिट आइटम के रूप में रेट किया गया है, लेकिन वास्तव में ये कई टियर 4 स्पिरिट आइटम से भी दुर्लभ है। जैसा कि उम्मीद थी, बोली शुरू होते ही कीमत तेजी से बढ़कर 10 लाख से भी अधिक हो गई। हालांकि इन सब बातों का लुओ चेन से कोई खास लेना देना नहीं था, जो इस समय लुओ यांग का मैच देख रहा था। हालांकि इस समय उसका मूड काफी उलझा हुआ था, क्योंकि लू यांग का सामना अब पूरी प्रतियोगिता के सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी से हो चुका था। लुओ चेन ने उस व्यक्ति के बगल में मौजूद पशु स्वामी के जानवर को देखा। उसकी आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि उस व्यक्ति के पशु स्वामी के जानवर का मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड पर बहुत अधिक संयमकारी प्रभाव था। सामने वाले युवक की बाहों में एक कमल का फूल था, जो इस समय तेजी से चमक रहा था, मानो वह मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड द्वारा डाले गए गहरे रात के पर्दे को चीर देना चाहता हो। जाति: सूर्य दर्शन स्वर्ण कमल। रंग: आत्मा। रंग 9 सितारा। प्रकार: प्रकाश प्रकार, सूर्य प्रकाश, लकड़ी प्रकार। अवस्था: घृणा, कौशल 1। सूर्य अवशोषण गहन स्तर: सूर्य के प्रकाश में यह अपनी अवस्था को तेजी से ठीक कर सकता है और धीरे धीरे अपनी चोटों को भर सकता है। 2। झुलसा देने वाली सूर्य वर्षा: पृथ्वी स्तर प्रकाश तत्व की बड़ी मात्रा में ऊर्जा उच्च तापमान वाली वर्षा की बूंदों में एकत्रित होती है, आवेशित होने के बाद लक्ष्य क्षेत्र पर प्रहार करती है। 3। सूर्य दर्शन पृथ्वी स्तर: सूर्य दर्शन स्वर्ण कमल स्वयं चमकता है, जमीन पर सूर्य बन जाता है, आसपास के अंधेरे को दूर करता है और अंधकार में गुणों वाले लक्ष्यों को दबाता है। 4। जड़ जमाना गहन स्तर: सूर्य दर्शन स्वर्ण कमल तेजी से जड़ जमाता है, शक्ति प्राप्त करता है। 5। प्रकाश ब्लेड गहन स्तर: सूर्य दर्शन स्वर्ण कमल अपनी पंखुड़ियों के बीच से प्रकाश तत्व ऊर्जा से संघनित प्रकाश ब्लेड छोड़ता है। मैच की शुरुआत से ही उस युवक ने अपनी बाहों में मौजूद सूर्य को निहारते सुनहरे कमल को तुरंत एक छोटे से सूर्य में बदल दिया, जिससे मैदान के उसके आधे हिस्से में प्रकाश फैल गया। हालांकि ये संयम केवल सापेक्षिक प्रतीत होता था, भले ही सूर्य को निहारते सुनहरे कमल का दर्जा थोड़ा अधिक था, लेकिन आखिरकार मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड के मिंगये कौशल विवरण में प्रकाश प्रकार, सूर्य प्रकाश के लिए एक निषेधात्मक प्रविष्टि भी शामिल थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये देखा जा सकता था कि मिंगये द्वारा निर्मित क्षेत्र का विस्तार जारी था, लेकिन इस दृश्य को देखकर युवक घबराया नहीं। लगता है मुझे कुछ असली कौशल दिखाना होगा। किंग्यांग शहर में अभी भी कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं। जैसे ही उसने फुसफुसाया, उसके दूसरे बीस्ट मास्टर का जानवर, जो मैच की शुरुआत से कभी उसके बगल में प्रकट नहीं हुआ था, आखिरकार उसके बगल में आ गया। ये भी एक पक्षीनुमा बीस्ट मास्टर का जानवर था, लेकिन इसका शरीर बहुत बड़ा था और इसके पूरे शरीर पर भूरे और नीले रंग के पंख मिले हुए थे। लुओ चेन ने इस पशु स्वामी के पशु को देखा और अचानक उसे याद आया कि उसे यह परिचितता कहाँ से आ रही थी। क्या ये दिखने में फैंग किंग्यांग के एजोर क्लाउड ईगल किंग से मिलता जुलता नहीं था? क्या ये युवक लियुगुआंग शहर के फैंग परिवार से हो सकता है? लुओ चेन ने विशेष रूप से अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके इस दूसरे पशु स्वामी के पशु की जानकारी की जांच की और उसके नाम और स्तर को देखा। ये वास्तव में एजोर क्लाउड ईगल किंग था और इसकी वर्तमान रैंक आश्चर्यजनक रूप से किंग बीस्ट 2 स्टार थी। लुओ चेन ने अखाड़े में लुओ यांग की ओर चिंता भरी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था कि लुओ यांग के चैंपियनशिप जीतने की संभावना अब काफी कम रह गई थी। ये तो अफसोस की बात थी कि लुओ यांग की मुलाकात इस युवक से कुछ हद तक अनुपयुक्त समय पर हुई। एक दिन बाद भी वह लुओ यांग को हराने के लिए आश्वस्त होता। लुओ चेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से आह भरी। शायद यही मफी का प्रसिद्ध नियम था। हालांकि लुओ यांग अभी युवा था और असफलता का अनुभव करना उसके भविष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता था। लुओ चेन केवल इसी तरह खुद को दिलासा दे सकता था। एजोर क्लाउड ईगल किंग के प्रकट होने के बाद उसकी तीक्ष्ण निगाहें अंधेरे रात के पर्दे के नीचे छिपे हुए लुओ यांग और उसके दो पशु स्वामियों के पशुओं पर टिक गईं।
ऐसा प्रतीत होता था कि रात का ये गहरा पर्दा भी उसकी निगाहों से नहीं छिप सकता था। उसने एक तीखी चीख निकाली और एक राजा श्रेणी के जानवर के रूप में अपनी आभा को निसंकोच प्रकट किया। जैसे ही यह आभा प्रकट हुई, अखाड़े में मौजूद लुओ यांग और नीचे बैठे दर्शक दोनों को स्पष्ट रूप से एहसास हो गया कि यह ऐसी चीज थी जो किसी भी स्पिरिट रैंक के जानवर के पास नहीं हो सकती थी। उस युवक द्वारा बुलाया गया दूसरा पशु स्वामी का पशु वास्तव में एक राजा पशु था। कई लोग थोड़े हैरान रह गए। एक राजा जानवर, इसका क्या मतलब था? वह तो किंगयांग शहर की सर्वोच्च युद्ध शक्ति थी। किंगयांग शहर में वे ऐसे लोग थे जो अगल बगल चल सकते थे, लेकिन अब उनमें से एक युवा पशु मास्टर प्रतियोगिता के अखाड़े में प्रकट हुआ था। ये युवक कहाँ से आया था? किंगयांग शहर में उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना गया था? मंच के पीछे मौजूद लोगों के विचारों और चर्चाओं की परवाह किए बिना इस आभा का सबसे सीधा प्रभाव लुओ यांग पर पड़ा। उसने अपने दांत भींच लिए, उसकी आंखों में हार न मानने का दृढ़ निश्चय झलक रहा था। लुओ यांग के सामने खड़े युवक ने ये देखकर कि लुओ यांग ने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया है, थोड़ा आश्चर्यचकित भाव दिखाया और अपने सामने खड़े एजोर क्लाउड ईगल किंग की पीठ थपथपाई। फेदर ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल करें और मैच को सीधे खत्म करें। एज और क्लाउड ईगल किंग ने मानवीय भाव से सिर हिलाया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए प्रकाश और अंधेरे के संगम की ओर उड़ गया। फिर लुओ यांग की दिशा की ओर मुख करके उसने अपने पंख फैलाए और उसके पंखों के बीच से मायावी पंख लगातार लुओ यांग और उसके दो पशु स्वामियों के जानवरों की ओर निकलने लगे। ये मायावी पंख लुओ यांग के चारों ओर की हर इंच जगह पर पूरी तरह से जकड़े हुए थे, जिससे उसके लिए कोशिश करने पर भी भागना असंभव हो गया था। लुओ यांग ने अपने दांत पीस लिए, ऐसा लग रहा था कि वह इसे सीधे सीधे सहन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड ने खूबसूरती से अपने पंख फैलाए और फिर उसके आगे और पीछे बड़ी संख्या में शेडो रिंग ब्लेड लगातार संघनित होने लगे। उसका चेहरा भी तुरंत मुरझा गया। हालांकि शेडो रिंग ब्लेड की संख्या अभी भी फेदर ब्लेड स्टॉर्म की भारी ताकत के मुकाबले बहुत कम थी। एक राजा रैंक वाले जानवर का मामूली हमला भी स्पिरिट रैंक वाले जानवर के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करने पर भी बेअसर था। लेकिन लुओ यांग का इरादा केवल इन शेडो रिंग ब्लेड्स पर निर्भर रहकर सभी फेदर ब्लेड्स को रोकने का नहीं था। तुरंत ही उसने और स्कारलेट फ्लेम ने एक साथ फ्लेम अवतार का प्रयोग किया, जिससे लुओ यांग, स्कारलेट फ्लेम और मिंगी डार्क स्पिरिट बर्ड, जो शेडो रिंग ब्लेड दागने के बाद वापस लौट आए थे, उनके नीचे सुरक्षित हो गए। लुओ यांग ने धीरे से सांस छोड़ी। वह सोच रहा था कि क्या सुरक्षा की ये तीन परतें इन पंखनुमा ब्लेडों के बीच टिक पाएंगी। घनी फेदर ब्लेड स्टॉर्म उतनी ही संख्या में मौजूद शेडो रिंग ब्लेड से टकराई, जिससे न केवल चटकने की आवाजें उत्पन्न हुई, टक्कर के परिणाम स्वरूप जमीन से घास और मिट्टी उड़कर बिखर गई। हालांकि शेडो रिंग ब्लेड केवल एक हिस्से को ही रोक पाए, फेदर ब्लेड स्टॉर्म का अधिकांश हिस्सा लुओ यांग की स्थिति की ओर तेजी से बढ़ता रहा। ची यान के ज्वाला अवतार ने अपना सिर उठाया, पंखनुमा ब्लेडों को देखा और फिर उसके शरीर के चारों ओर की ज्वालाएं और भी अधिक तीव्र रूप से जलने लगीं। जैसे ही पंखों के ब्लेड उसके शरीर के पास पहुंचे, वे आश्चर्यजनक रूप से क्रिस्टलीकृत हो गए, मानो कम तापमान के कारण जम गए हों। लेकिन पंख के आकार के और भी कई ब्लेड सीधे ज्वाला अवतार के शरीर में घुस गए, जिससे वह एक छलनी में बदल गया। हालांकि फेदर ब्लेड स्टॉर्म की संख्या में तेजी से कमी आई और लुओ यांग द्वारा स्वयं प्रकट किया गया फ्लेम अवतार रक्षा की तीसरी परत के रूप में कार्य करता रहा। अंततः इसने शेष फेदर ब्लेड को पूरी तरह से रोक दिया और फिर लुप्त हो गया। एज और क्लाउड ईगल किंग ने केवल एक ही स्किल का इस्तेमाल किया, फिर भी इसने लुओ यांग और उसकी बीस्ट मास्टर तकनीकों को इसके खिलाफ बचाव करने के लिए लगभग अपनी सीमा तक पहुंचा दिया। सामने बैठा युवक, जो संभवतः फैंग परिवार से था, लुओ यांग द्वारा उसकी स्किल का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक अंश दिखाई दे रहा था। मैं आपको आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। आपने इस हमले की लहर को रोकने के लिए बहुत संघर्ष किया है। उस युवक ने विनम्रतापूर्वक लुओ यांग को याद दिलाया। लुओ यांग ची यान और मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड के बीच खड़ा था, उसकी आंखें हठपूर्वक उसे घूर रही थीं। मेरे शब्दकोश में आत्मसमर्पण जैसा कोई शब्द नहीं है, लुओ यांग। मैं स्वयं देखना चाहता हूँ कि एक स्पिरिट बीस्ट और एक किंग रैंक बीस्ट में क्या अंतर होता है। क्या ये वास्तव में उतना ही विशाल है जितना कि किंवदंतियों में बताया जाता है?
युवक ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया, ये व्यक्ति इतना जिद्दी क्यों है? ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा। इस बार विंड ब्लेड्स से घिरे हुए एजोर क्लाउड ईगल किंग ने अपने पंख फड़फड़ाए और लुओ यांग की ओर धावा बोल दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि एक राजा जानवर होने के बावजूद ये पहले की तरह लगातार फेदर ब्लेड स्टॉर्म का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि इसके हमले की गति पहले के फेदर ब्लेड स्टॉर्म के दबाव से कम शक्तिशाली नहीं थी। मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड ने अपना सिर नीचे किया और लुओ यांग के शरीर से रगड़ा, फिर निडर होकर हमले का सामना किया। नीले बादल का ईगल राजा दिव्य दंड की तलवार की तरह नीचे उतरा। मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड ने उसका सीधे सामना किया। उसके सिर के पीछे के तारे एक स्पष्ट प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, जो रात की पृष्ठभूमि में ऊपर की ओर बहते तारों की तरह दिख रहे थे। हालांकि सभी पर्यवेक्षक तारों के भीतर समाहित अटूट दृढ़ आभा को महसूस कर सकते थे। जैसे ही दोनों आपस में जुड़ने वाले थे, मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड के पंखों पर मौजूद फीके तारे के आकार के पंख अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठे। उसी समय मानो मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड की चमक के जवाब में लुओ यांग के अंधेरे रात के आकाश के आधे हिस्से में अचानक अनगिनत तारकीय तारे प्रकट हुए, जिनसे असंख्य प्रकाश की बौछार हुई जिसने मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड को घेर लिया। मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड की आभा में जबरदस्त वृद्धि हुई, मानो उसे कोई जादुई आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। उसके पीछे असंख्य मायावी तारे प्रकट हुए, जो एजोर क्लाउड ईगल किंग के चारों ओर मौजूद पवन ब्लेडों से टकरा रहे थे। पल भर में उनके चारों ओर विस्फोटों की आवाज लगातार गूंजने लगी और ऊर्जा की एक और भी शक्तिशाली लहर से विंड ब्लेड चकनाचूर हो गए। विस्फोटित तारों से उत्पन्न ऊर्जा एजोर क्लाउड ईगल किंग के शरीर से टकराई, लेकिन इससे उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। इस प्रकार दोनों राक्षस सीधे हवा में भिड़ गए और लड़ने लगे। यद्यपि मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड की आभा कुछ समय के लिए बहुत बढ़ गई थी, फिर भी उसके लिए एजोर क्लाउड ईगल किंग का मुकाबला करना कुछ हद तक मुश्किल था। इसे एजोर क्लाउड ईगल किंग से भी अधिक नुकसान हुआ। लुओ यांग ने गहरी सांस ली, मौके का फायदा उठाया, शियान पर सवार हुआ और अपने सामने खड़े युवक की ओर दौड़ पड़ा। वो युवक कुछ हैरानी से मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड की ओर देखने लगा, जो एजोर क्लाउड ईगल किंग के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। ये पक्षी अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? हालांकि लुओ यांग को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर, जो उसे खत्म करने का मौका तलाश रहा था, उसने धीरे से मुस्कुरा दिया। राजा रैंक और आत्मा रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। बोलने के बाद उसने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को हल्के से छुआ और फिर उसका पूरा शरीर धीरे से ऊपर की ओर तैरने लगा। लुओ यांग उस युवक को खुद से दूर जाते हुए देखता रहा और दांत पीसता रहा। ये कुछ ज्यादा ही बेशर्मी भरा काम था। वो लगातार अपने हाथों में शैडो रिंग ब्लेड उत्पन्न करता रहा और उन्हें उस युवक की ओर दागता रहा। हालांकि ये हमले बहुत प्रभावी नहीं थे। भले ही छिटपुट हमले उस युवक के करीब पहुंचे हों, उनकी बाहों में मौजूद सूर्य की ओर मुख किए सुनहरे कमल से निकलने वाली प्रकाश की किरणों द्वारा उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। स्पष्टतः एजोर क्लाउड ईगल किंग लुओ यांग को इस पीछा करने के लिए ज्यादा समय नहीं देगा। एक चतुर चाल चलते हुए उसने मिंगे डार्क स्पिरिट बर्ड को छोड़ दिया जिससे वह लड़ रहा था। फिर वह मुड़ा और लुओ यांग की ओर बढ़ा। उसके शरीर के पहुंचने से पहले ही पवन ब्लेड उस तक पहुंच गए। पफ! विंड ब्लेड के मांस को भेदने की आवाज सुनाई दी। लुओ यांग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने नीचे लेटी ची यान को थपथपाया। ची यान धीरे धीरे दौड़ना बंद कर दिया और फिर आराम से लेट गई। एजोर क्लाउड ईगल किंग का विंड ब्लेड हमला वाकई बहुत शक्तिशाली था। कई विंड ब्लेड चियान की पीठ में घुस गए और उसके शरीर के अंदर ही फट गए। बाहरी चोटें देखने में बहुत मामूली लग रही थीं, लेकिन अंदर से यह पहले से ही कई छेदों से भरा हुआ था। लुओ यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक महान दानव से दूरी अभी भी काफी अधिक थी। उसने अपनी पुतलियों में विशालकाय होते जा रहे एजोर क्लाउड ईगल किंग को देखा और चुपचाप मुस्कुरा दिया। रात के आकाश में तारे और भी अधिक संख्या में और चमकीले दिखाई देने लगे। इस समय लुओ यांग की आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही एजोर क्लाउड ईगल किंग का पंजा लुओ यांग की छाती की ओर बढ़ा, लुओ यांग ने न केवल चकमा नहीं दिया बल्कि उस नुकीले पंजे को गले लगा लिया। एजोर क्लाउड ईगल किंग के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह छाए हुए थे। उसे अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि निकट दूरी के कारण प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। लुओ यांग के शरीर से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी।
और फिर अलग अलग स्थानों पर एक साथ 2 विस्फोट हुए। 2000 वर्ग मीटर का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से उजाड़ होकर वीरान स्थल में बदल गया। जमीन पूरी तरह से तहस नहस हो गई। स्टेडियम के बाहर खड़े दर्शकों को कुछ देर के लिए कानों में झंझनाहट महसूस हुई। सौभाग्य से यह एक मायावी दुनिया थी और इससे वास्तविकता में लौटने पर कोई नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा ये दर्शक बड़ी मुसीबत में पड़ जाते और मैच देखते देखते बीमार पड़ जाते। इसी वजह से लुओ चेन को अपने छोटे भाई की सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं थी। आत्मदाह के मनोवैज्ञानिक आघात के बारे में वह केवल अपने लौटने तक ही मार्गदर्शन देने का इंतजार कर सकता था। अब उसे वे 2 कौशल याद आ रहे थे जो मिंग डार्क स्पिरिट बर्ड ने अचानक समझ लिए थे, और लुओ यांग का अंतिम निर्णय। 6 तारा में रात्रि पृथ्वी स्तर डोमेन कौशल। मिंग डार्क स्पिरिट बर्ड एक निश्चित क्षेत्र को तारा में रात्रि में बदल देता है। तारा में रात्रि के अंतर्गत मिंग डार्क स्पिरिट बर्ड की अपनी युद्ध शक्ति बढ़ जाती है। ये लगातार अपनी ऊर्जा की भरपाई कर सकता है और ये तारकीय तारों से तारा किरणें गिरा सकता है, जिससे तारा में रात्रि के अंतर्गत लक्ष्यों को क्षति पहुंचती है। 7 तारकीय बलिदान पृथ्वी स्तर। मिंग डार्क स्पिरिट बर्ड तारकीय तारों को स्वयं का बलिदान कर देता है, जिससे उस क्षेत्र में विस्फोटक क्षति होती है जो उसके अपने दायरे और शक्ति से कहीं अधिक होती है। जब एजोर क्लाउड ईगल किंग ने आखिरकार लुओ यांग का पीछा किया, तो मिंग डार्क स्पिरिट बर्ड ने भी अपना लक्ष्य बदल दिया और उस युवक का पीछा करने लगा। हालांकि वह युवक एक राजा श्रेणी का पशु स्वामी था, फिर भी उसकी उड़ने की गति एक सच्चे पशु के मुकाबले कम थी, इसलिए पशु ने आसानी से उस युवक को पकड़ लिया। हालांकि उस समय युवक घबराया नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके बगल में मौजूद सूर्य को निहारता हुआ सुनहरा कमल उसकी रक्षा कर सकता है। किसे पता था कि आखिरी क्षण में मिंग डार्क स्पिरिट बर्ड उसके पास आ पहुंचा और लुओ यांग के साथ ही उसने नव सीखी हुई स्किल सेक्रीफाइस टेलर का इस्तेमाल किया। स्पिरिट रैंक से कहीं अधिक तीव्र विस्फोट के कारण एजोर क्लाउड ईगल किंग और उसके बीस्ट मास्टर पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे पल भर में धूल में तब्दील हो गए। इसलिए इस लड़ाई का परिणाम केवल व्यवस्था के निर्णय पर ही निर्भर कर सकता था। हालांकि सिस्टम की आवाज काफी देर तक सुनाई नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस मैच के परिणाम पर विचार कर रहा था। शायद सिस्टम ने किसी उच्च स्तर से मदद मांगी हो। कुछ देर बाद आखिरकार सिस्टम की आवाज सुनाई दी। इस मैच में कोई भी प्रतियोगी जीवित नहीं बचा, इसलिए दोनों प्रतियोगियों के बीच मुकाबला ड्रॉ घोषित किया जाता है। दोनों प्रतियोगियों को 0.5 अंक मिलेंगे। कृपया थोड़ी देर का ब्रेक लें और हम दोनों प्रतियोगियों के अगले मैच का इंतजार कर रहे हैं। ड्रॉ। लुओ यांग के लिए यह एक बहुत अच्छा परिणाम प्रतीत हुआ। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी के पास एक किंग बीस्ट था। युवा स्वामी। युवा स्वामी। अगली वस्तु वह सामग्री है जिस पर आप बोली लगाना चाहते हैं। उस युवती की विनम्र आवाज क्षितिज से आती हुई प्रतीत हुई। लुओ चेन को पता था कि जिस वस्तु पर वह बोली लगाना चाहता था वह जल्द ही प्रकट होने वाली है, इसलिए उसके बगल में खड़ी महिला परिचारिका उसे बुला रही थी। लुओ चेन ने मायावी दुनिया में अभी अभी पुनः प्रकट हुए लुओ यांग पर अंतिम नजर डाली, अपना सिर हिलाया, संदेश भेजने का विचार त्याग दिया, मुड़ा और मायावी दुनिया से बाहर निकल गया। नीलामी के लिए अगली वस्तु एक दुर्लभ स्पिरिट फायर है, जो टियर 3 की शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट रैंक की वस्तु है, जिसका नाम यिन बोन कोल्ड फ्लेम है। विशेष आवश्यकताओं वाले अतिथियों के लिए नीलामी में भाग लेना न भूलें। शुरुआती बोली 6 लाख स्पिरिट कॉइन है और प्रत्येक वृद्धि 10,000 स्पिरिट कॉइन से कम नहीं होनी चाहिए। कई दौर की बोली लगने के बाद किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस के अंदर का माहौल तेजी से उत्साहपूर्ण हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले बेचे गए कई जानवर अभूतपूर्व थे, जिनमें उत्कृष्ट कौशल और योग्यता थी, जो उन्हें आज की नीलामी में बेचे जाने के लिए वास्तव में योग्य बनाती थी। हालांकि वे आध्यात्मिक जीव थे, फिर भी इस नीलामी में उनके लिए बोली लगाना उचित था। इसलिए जब तीसरे स्तर की आध्यात्मिक वस्तु यिन बोन कोल्ड फ्लेम प्रकट हुई, तो कई लोगों ने तुरंत बोली लगाना शुरू कर दिया। हालांकि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कीमत में अभी भी हजारों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। अचानक बड़ी स्क्रीन पर सीधे 10 लाख की राशि दिखाई दी और बोली लगाने वाले के कॉलम में बॉक्स 1 प्रदर्शित हुआ। कुछ पल के लिए पूरा माहौल अजीब तरह से शांत हो गया, क्योंकि किसी को भी तीसरी मंजिल से किसी मेहमान के आने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा ये बॉक्स 1 से आया एक मेहमान था, जिसकी पहचान सबसे रहस्यमय थी। क्या अन्य बॉक्सों ने इस प्रकार की सामग्री में बहुत कम रुचि नहीं दिखाई थी?
हालांकि यिनबोन कोल्ड फ्लेम का वास्तविक मूल्य लगभग यही था, और इसे एक वस्तु के लिए किसी रहस्यमय वीआईपी को नाराज करना वास्तव में उचित नहीं था। इसलिए कुछ समय के लिए किसी और ने बोली में भाग नहीं लिया। पहली मंजिल पर मौजूद सभी ग्राहकों को ऐसा लगा कि इस बार जब लियांग जिंगसी ने 3 बार पुष्टिकरण किया, तो यह अन्य नीलामी वस्तुओं की तुलना में अधिक तेज था, मानो वह बेसब्री से इस वस्तु के स्वामित्व की पुष्टि कर रही हो। और इस प्रकार इन विचित्र परिस्थितियों में यिनबोन कोल्ड फ्लेम को लुओ चेन ने प्राप्त कर लिया। इसके बाद की कई बोलियों में लुओ चेन ने हमेशा भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुएं खरीदी, लेकिन कभी भी कोई जानवर नहीं खरीदा। इसी वजह से कुछ ग्राहकों ने भी उसकी पहचान के बारे में अस्पष्ट रूप से अटकलें लगाना शुरू कर दिया। बॉक्स 9 के अंदर वह चंचल और सुंदर लड़की अपनी ठुड्डी सहलाते हुए अनुमान लगा रही थी। बॉक्स नंबर 1 में मौजूद व्यक्ति की पहचान क्या है? क्या आपने पता लगा लिया है? ये सवाल उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति से पूछा गया था जो उसका सेवक लग रहा था। वर्दी पहने उस युवक ने अपने हाथों को जोड़कर जवाब दिया, हमें उसकी पहचान के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन वह शहर के बाहर से आया है और देखने में एक नवयुवती युवक लगता है। फिर भी वह एक राजा श्रेणी के जानवर की सवारी करता है। राजा श्रेणी के जानवर पर सवार होने से लड़की के चेहरे पर विचार के कुछ और निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उनकी हालिया बोलियों को देखते हुए उन्हें ब्रीडा होना चाहिए। शायद वे किसी दूसरे मध्य शहर से आए मेहमान हैं। ही लियांग्यू ने बगल से अपना अनुमान बताया। लड़की के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। आपको कैसे पता कि वह अपने परिवार या दोस्तों के लिए खरीदारी नहीं कर रहा है? ही लियांग्यू का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। किंग यू सही कह रही है। ही लियांग्यू को अजीब सी चुप्पी में डूबते देख लड़की बेखबर सी लग रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और फिर आश्चर्यजनक रूप से पाया कि ही लियांग्यू की शुरुआती अटकल में कुछ सच्चाई थी। दूसरा बॉक्स नगर प्रमुख के महल के लिए आरक्षित है। भले ही वह युवक किसी अन्य मध्य नगर से आया हो, वह निश्चित रूप से लियुगुआंग नगर के नगर प्रमुख के महल के लोगों से अधिक प्रतिष्ठित नहीं होगा। या तो यह व्यक्ति ऊपरी शहर से आया था, जिसके कारण नीलामी घर ने उसे नगर स्वामी के महल से भी अधिक प्रतिष्ठित माना, या फिर इस व्यक्ति पर नीलामी घर का बहुत बड़ा एहसान है, जो लियुगुआंग शहर में उनकी स्थापना का आधार है। या शायद ये राक्षस जो कभी बाहर प्रकट नहीं हुए, बॉक्स 1 में मौजूद उस व्यक्ति से या उसके पीछे की शक्ति से उत्पन्न हुए हों। लड़की ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। उसके बगल में खड़ा आदमी, जो एक परिचारक जैसा लग रहा था, हिचकिचाते हुए बोला, मैडम, नगर स्वामी ने कहा है कि आपको हाल ही में अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अज्ञात लोगों को उकसाना नहीं चाहिए। लेकिन लड़की ने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं बस नए दोस्त बनाने जा रही हूँ, लड़ने नहीं। भला क्या हो सकता है? नौकर असहाय लग रहा था, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका के स्वभाव को जानता था। इसलिए उसने उसे मनाने की कोशिश करना छोड़ दिया और किसी भी समय बाहरी सहायता लेने की तैयारी करने लगा, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका को अपने ही शहर में नुकसान नहीं होने दे सकता था। नीलामी की वस्तुएं एक एक करके लाई गईं। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वे पहले ही अंतिम से तीसरी वस्तु तक पहुंच चुके थे। इस बार जो वस्तु प्रस्तुत की गई वह मात्र एक अंडा था। अंडा कुल मिलाकर हल्के गहरे लाल रंग का था, और उसे देखकर ही हवा में फैली हुई खून की गंध का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसमें बैंगनी लाल रंग के गहरे पैटर्न भी थे, जो इसे बेहद रहस्यमय बनाते थे। लुओ चेन ने अपनी प्रतिभा का उपयोग करके इसकी जांच की। जाति, रक्तदानव, रैंक, प्रकार, स्थिति, ऊष्मायन प्रक्रिया में कौशल। नाम देखते ही लुओ चेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। नाम से ही अंदाजा लग जाता था कि यह एक ऐसा जानवर नहीं है जिससे निपटना आसान हो। इस बीस्ट अंडे को ब्लड फिएंड डेमन कहा जाता है, लेकिन किंगयुन रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस में हमारे ब्रीडर्स ने हर तरीका आजमाया है और इसे सफलतापूर्वक सेने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। हम बेबसी से इसे नीलामी की वस्तु के रूप में ही पेश कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि यह अपने नियत मालिक से मिल जाएगा और सफलतापूर्वक सेने में सफल होगा। शुरुआती बोली 1 मिलियन स्पिरिट कॉइन है, और प्रत्येक वृद्धि 10,000 स्पिरिट कॉइन से कम नहीं होनी चाहिए। अंडे, विशेष रूप से रहस्यमय अंडे, हमेशा बहुत रुचि आकर्षित करते हैं। भले ही इनकी जरूरत न हो, फिर भी कई लोग इन्हें संग्रहणीय वस्तु के रूप में वापस खरीद लेते हैं। इसलिए इस अंडे के लिए बोली काफी तीव्र थी। लुओ चेन ने भी बड़ी दिलचस्पी से बोली में भाग लिया। एक ऐसा अंडा जिसे सेया न जा सके,
उसके लिए नहीं, बल्कि सिस्टम के लिए असंभव था। वह देखना चाहता था कि उससे किस प्रकार का राक्षस जन्म लेगा। कीमत तेजी से बढ़ी और 20 लाख तक पहुंचते पहुंचते केवल कुछ ही पार्टियां प्रतिस्पर्धा में बची थीं। फिलहाल बॉक्स 1 में लुओ चेन के अलावा बॉक्स 3 और बॉक्स 9 में भी बोली जारी थी। 2,720,000। लड़की ने अपने सामने रखी कीमत दर्ज करने वाली मशीन को चलाया और एक और संख्या दर्ज करने के बाद उसने अपने पीछे खड़े कर्मचारी से पूछा, क्या बॉक्स 3 में मौजूद लोग ब्रीडर एसोसिएशन से हैं? हाँ मिस। यह जवाब मिलते ही उसने लापरवाही से कीमत दर्ज करने वाले उपकरण को एक तरफ फेंक दिया और बेपरवाही से कहा, चूंकि ऐसा है, तो उन दोनों को इसके लिए आपस में लड़ने दो। बॉक्स 1 के अंदर लुओ चेन ने देखा कि कीमत 3 मिलियन के करीब पहुंच रही थी और बॉक्स 3 में बैठा व्यक्ति अभी भी लगातार बोली लगा रहा था। उसने मूल्य निर्धारण उपकरण भी नीचे रख दिया। उसके विचार में ये कीमत पहले ही अज्ञात मूल्य के इस अंडे के मूल्य से अधिक हो चुकी थी और अब बोली लगाना जारी रखना बुद्धिमानी नहीं होगी। अंततः इस रहस्यमय अंडे को बॉक्स 3 ने 20,30,000 की कीमत पर हासिल कर लिया। आखिरी से दूसरी वस्तु भी लुओ चेन की ही थी, विशेष रूप से आइस डोमेन स्नो लोट्स। आइस डोमेन स्नो लोट्स के लिए शुरुआती बोली 3 मिलियन स्पिरिट कॉइन्स रखी गई थी, लेकिन इससे सभी बोलीदाताओं के उत्साह पर जरा भी असर नहीं पड़ा। यह एक ऐसा जीव था जिसके पास एक विशेष कौशल था, भले ही यह वर्तमान में केवल एक आध्यात्मिक जीव था, इसका मतलब ये था कि इसमें भविष्य में जंगली रैंक तक पहुंचने की क्षमता थी। विशेषकर दूसरी मंजिल पर रहने वाले राजा श्रेणी के पशु परिवारों की बोली सबसे ज्यादा उन्मादपूर्ण थी, क्योंकि वे डोमेन स्किल वाले उस आखिरी किंग बीस्ट के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। इस आत्मा राक्षस में अभी भी बहुत आशा बाकी थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि तीसरी मंजिल पर रहने वाले परिवारों के मन में भी यही विचार था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उन्हें आखिरी किंग बीस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर यही था कि वे पहले इस स्पिरिट बीस्ट को हासिल कर लें। यदि वे सफल हो जाते तो आज वे खाली हाथ नहीं लौटते। 5,370,000 स्पिरिट कॉइन, 5,800,000 स्पिरिट कॉइन। हो सकता है कि अलग अलग लोगों के लिए जानवरों के मूल्य अलग अलग हों। लुओ चेन की नज़र में शायद घाटी की सुगंधित लिली अधिक कीमती थी। हालांकि इस मध्य नगर में उन कुलीन परिवारों की नज़रों में इस हिम क्षेत्र के हिम कमल की कीमत स्पष्ट रूप से कहीं अधिक थी। जब कीमत 7 मिलियन तक पहुंची, तभी बोली लगाने की प्रक्रिया धीमी हुई। स्पष्टतः ये कीमत इन कुलीन परिवारों को शांत करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार इस जानवर को प्राप्त करने के बाद इसे लंबे समय तक साधना की आवश्यकता होगी। इसके अलावा भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? अगर यह जानवर अचानक असमय मर जाए तो उनके परिवार का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। 7,200,000 स्पिरिट कॉइन एक बार में। लियांग जिंगसी ने धीरे धीरे दर्शकों पर नजर डाली और कहा, डोमेन स्किल वाला स्पिरिट बीस्ट अभूतपूर्व है। ऐसी प्रतिभा जरूरी नहीं कि वाइल्ड बीस्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहे। सभी को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। 7,200,000 स्पिरिट कॉइन दो बार। बॉक्स 6 में बैठे जिस मेहमान ने ये बोली लगाई थी, उसने लियांग जिंगसी की धीमी आवाज सुनी और अब वह चाहता था कि काश वे उसका गला घोंटकर उसे जल्दी बोलने पर मजबूर कर पाते। जैसे ही लियांग जिंगसी तीसरी बार कहने ही वाली थी, बड़ी स्क्रीन पर कीमत फिर से बढ़ गई और लियांग जिंगसी के चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। बॉक्स 2 में मौजूद अतिथि 7,300,000 स्पिरिट कॉइन की बोली लगा रहा है। 7,300,000 स्पिरिट कॉइन की एक बार बोली लगाई जाएगी। बॉक्स 6 के लोग स्पष्ट रूप से हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने सीधे तौर पर 7,500,000 की कीमत की पेशकश की। एक और दौर की बेतहाशा बोली के बाद बॉक्स 6 में बैठे अतिथि को अनिच्छा से ही हार माननी पड़ी। शक्ति के मामले में नगर स्वामी के महल से प्रतिस्पर्धा करने में उनका चेंग परिवार वास्तव में सक्षम नहीं था। अंततः नगर स्वामी के महल ने 7,900,000 स्पिरिट कॉइन में आइस डोमेन स्नो लोट्स को हासिल कर लिया। हालांकि नीलामी की दूसरी आखिरी वस्तु बिक जाने के साथ ही अंतिम मुख्य आयोजन आखिरकार शुरू होने वाला था। असल में तीसरी मंजिल पर मौजूद सभी विशिष्ट अतिथि प्रारंभ में सन मून वुल्फ किंग के प्रचार संबंधी समाचारों से आकर्षित हुए थे, लेकिन किसे पता था कि इस नीलामी घर में ऐसी कई चीजें भी थी जिनमें उनकी दिलचस्पी थी। इसलिए लियांग कॉर्पोरेशन को वाकई में बहुत प्रसिद्धि मिली। हालांकि वे अभी भी इस बात को लेकर काफी असमंजस में थे कि यह चेन्यांग पेटस्टो आखिर क्या था।
चेन्यांग पेट स्टोर द्वारा सन मून वुल्फ किंग को बिक्री के लिए किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस को सौंपा गया था, लेकिन लियुगुआंग शहर में ऐसा कोई स्टोर नहीं था। हालांकि जिन 3 परिवारों को इसके बारे में पता था, उन्होंने यह बात सार्वजनिक नहीं की कि चेन्यांग पेट स्टोर वास्तव में किंग्यांग शहर से आया था, जो लियुगुआंग शहर का निचला शहर है। फैंग परिवार बेफिक्र रहा और शांति से स्थिति का जायजा लेने के लिए तैयार था। किन परिवार नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि इस दुकान में सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश जैसे और भी चमत्कारी जानवर बेचे जाते हैं। और हे परिवार चेन्यांग पेट स्टोर का जिक्र करना ही नहीं चाहता था। सूर्य, चंद्रमा और भेड़िया राजा मंच पर प्रकट हुए और उनके बारे में जानकारी उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाई दी। हालांकि सूर्य, चंद्रमा, भेड़िया राजा के बारे में जानकारी पहले से ही सार्वजनिक कर दी गई थी, लेकिन जब ये राक्षस वास्तव में उनके सामने प्रकट हुआ, फिर भी वे अपनी सांसें हल्की करने से खुद को रोक नहीं पाए। राजा रैंक वाला जानवर, सन मून वुल्फ किंग, एक बिल्कुल नई प्रजाति का जानवर है जिसके बारे में जानकारी मायावी दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती है। परफेक्ट एप्टीट्यूड, 7 कौशल, जिनमें से 4 पृथ्वी स्तरीय कौशल हैं और 1 डोमेन कौशल है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसका महत्व मुझसे बेहतर जानते हैं। लियांग जिंगसी पिंजरे के किनारे तक गई और उसे धीरे से थपथपाया। पिंजरे में मौजूद सूर्य, चंद्रमा, भेड़िया राजा ने अपनी आंखें खोली, उस पर सरसरी नजर डाली और फिर आराम से लेट गया। स्पष्ट रूप से उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। बिना किसी देरी के, शुरुआती बोली 5 मिलियन स्पिरिट कॉइन है और प्रत्येक बोली 1 लाख स्पिरिट कॉइन से कम नहीं होनी चाहिए। बोली अब शुरू होती है। 10 मिलियन स्पिरिट कॉइन्स। शुरू से ही तीसरी मंजिल पर स्थित निजी कमरा नंबर 5 में ठहरे अतिथि ने कीमत को बेहद ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया था। इस अत्यधिक कीमत के कारण पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले मेहमान सीधे तौर पर इस सुविधा से वंचित रह गए। ऐसा नहीं था कि पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले मेहमान इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं कर सकते थे, बल्कि बात ये थी कि अगर वे अचानक इतनी बड़ी मात्रा में नकदी निकाल लें, उनके अपने परिवार को भारी कष्ट सहना पड़ेगा और जोखिमों का सामना करने की उनकी क्षमता सीधे तौर पर कम हो जाएगी। इसलिए इस राक्षस को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे राक्षस के प्रकट होने का मतलब था कि केवल लियुगुआंग शहर के राक्षस परिवार ही प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, या फिर नगर स्वामी के महल या प्रजनक संघ जैसे आधिकारिक संगठन ही भाग ले सकते थे। निजी कमरा नंबर 9 के अंदर ही लियांग्यू ने इस राजा श्रेणी के जानवर के प्रकट होने को देखा। उसके चेहरे पर अस्वाभाविकता का भाव झलक रहा था। उसे पहले से ही संदेह था, क्या ये वही जानवर हो सकता है जिसे लियांग जिंगसी ने चेन्यांग पेट स्टोर से प्राथमिकता खरीद अधिकार के माध्यम से प्राप्त किया था। लेकिन क्या चेन्यांग पालतू पशु की दुकान पहले केवल स्पिरिट रैंक के जानवर ही नहीं बेचती थी? वो उनके परिवार के गुरु मास्टर लुओ से भी मिल चुका था और उसे अभी अभी ब्राइट मून ब्रीडर के पद पर पदोन्नत किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये परिवार ने पहले वाकई कोई गलत कदम उठाया हो? ही लियांग्यू के भ्रमित मन में ऐसे विचार कौंधने से खुद को रोक नहीं पाए। वह चंचल युवती खड़ी हुई और निजी कमरे में स्वतंत्र रूप से घूमने लगी। क्या आपके ही परिवार को भी इस सन मून वुल्फ किंग में दिलचस्पी होगी? लेकिन जहां तक मुझे पता है, नगर प्रमुख के महल ने क्यूई झेंगशु को भेजा है, जो उनके वित्त का प्रबंधन करता है। नगर स्वामी के महल की तुलना में शायद आपको ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर भाई लियांग्यू मुझसे पैसे उधार लेने को तैयार हैं, तो स्थिति अलग हो सकती है। यहाँ तक कि नगर प्रमुख का महल भी शायद मुकाबला न कर पाए। कैसा रहेगा, भाई लियांग्यू, क्या आप कुछ उधार लेना चाहेंगे? मैं आपको कुछ समय की मोहलत दे सकता हूँ। वो युवती और करीब आ गई, और हे लियांग्यू धीरे से थोड़ा पीछे हट गई। चूंकि नगर स्वामी इस दानव को चाहता है, इसलिए हमारा परिवार स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। हम यहाँ केवल समर्थन दिखाने आए हैं। पैसे उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखकर कि हे लियांग्यू ने किसी भी कीमत पर उसे पैसे उधार देने से इनकार कर दिया, उस युवती के चेहरे से भोलापन गायब हो गया और वह निजी कमरे के दूसरी तरफ सोफे पर वापस बैठ गई। कितना उबाऊ है, अंकल लियू। निजी कमरा नंबर 1 के दरवाजे पर कड़ी नजर रखना। जब अंदर के लोग बाहर आएं, तो मुझे सूचित करना याद रखना। हाँ मिस। इतने कम समय में ही बाहर रखे सूर्य, चंद्रमा, भेड़िया राजा की नीलामी कीमत 18 मिलियन स्पिरिट कॉइन तक पहुंच गई थी।
इन कुलीन परिवारों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त जानवर का मतलब लियुगुआंग शहर के भीतर सत्ता संरचना में एक बदलाव था, जिससे परिवार को अधिक लाभ कमाने और अपनी दीर्घकालिक समृद्धि की रक्षा करने में मदद मिलती थी। उनकी मौजूदा सोच ये थी कि भले ही इस सूर्य चंद्रमा भेड़िया राजा को सफलतापूर्वक एक जानवर के रूप में विकसित न किया जा सके, फिर भी यह उनके अपने हाथों में आना चाहिए और इसे अन्य परिवारों द्वारा हासिल नहीं किया जाना चाहिए। प्राइवेट रूम नंबर 5 की बोली 19,300,000 स्पिरिट कॉइन है। क्या कोई और ग्राहक इससे अधिक कीमत देने को तैयार है? मेरे शहर के स्वामी का महल 20 मिलियन स्पिरिट कॉइन की बोली लगाता है। यह आवाज सीधे निजी कमरा नंबर 2 से आई और जैसे ही यह सुनाई दी, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। मध्य और निचले शहर के लोगों के लिए नगर स्वामी के महल का नाम अभी भी बहुत प्रभावशाली था, यहाँ तक कि कुलीन परिवारों के लिए भी। शायद ये कहा जा सकता है कि नगर स्वामी का महल काफी हद तक कुलीन परिवारों को सीमित करने के लिए बनाया गया था, अन्यथा आम लोगों का जीवन अब और भी कठिन होता। एक निश्चित स्तर पर कीमत पहुंचने के बाद नगर स्वामी के महल द्वारा बोली लगाना नीलामी घर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था। ये दर्शाता था कि यह पूरी तरह से लूटपाट नहीं थी, और साथ ही कुलीन परिवारों को ये संकेत भी दे रहा था कि नगर स्वामी के महल को यह वस्तु चाहिए। नगर प्रमुख का महल इतना ही दबंग था। निश्चित रूप से, जब निजी कमरा नंबर 2 से उस व्यक्ति की आवाज आई, तो भले ही अन्य निजी कमरों में मौजूद मेहमान अनिच्छुक थे, उन्होंने और कोई बोली नहीं लगाई। मंच पर बैठी लियांग जिंगसी ने दबे स्वर में आह भरी और हमेशा की तरह 3 बार घोषणा करने के बाद उसने ऐलान किया कि अंतिम सूर्य चंद्रमा भेड़िया राजा निजी कक्ष संख्या 2 में ठहरे अतिथि का है। स्वामित्व की घोषणा के बाद निजी कक्ष संख्या 2 का दरवाजा सीधे खुला और एक दिखने में युवा व्यक्ति दूसरी मंजिल से नीचे कूदा और स्वयं मंच पर जाकर सन मून वुल्फ किंग का प्रदर्शन करने लगा। लुओ चेन उस व्यक्ति की हरकतों को देखता रहा और कुछ नहीं बोला। चूंकि वह मध्य नगरी में था, इसलिए उसे फिलहाल इसके नियमों का पालन करना ही था। सौभाग्यवश लियुगुआंग नगर के स्वामी के महल का व्यवहार उतना बुरा नहीं था, ये कीमत लुओ चेन की आंतरिक अपेक्षाओं से भी अधिक थी। नीलाम की गई सामग्री और अन्य सामान को मेज पर रखने के बाद लुओ चेन ने अपने टर्मिनल पर लियांग जिंगसी को एक संदेश भेजा, फिर निजी कमरे का दरवाजा खोला और जाने की तैयारी करने लगा। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर एक बिन बुलाए मेहमान ने उसे रोक लिया। मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम कहाँ से हो? क्या मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाऊं? लुओ चेन ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत युवती को देखा, लेकिन उसके मुंह से गुंडा शब्द निकलते ही उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। नमस्कार, हम एक दूसरे को नहीं जानते। कृपया एक तरफ हट जाइए। ऐसा मत करो, छोटे भाई। मेरे जैसी चुलबुली लड़की के साथ चलो ड्रिंक पर। तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इस छोटे बदमाश की लगातार परेशान करने वाली हरकतों से लुओ चेन लगभग हंसने ही वाला था। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। हालांकि लुओ चेन यहाँ और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था और बस अपने सामने मौजूद इस अनजान युवती से जल्द छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसके पास कानून प्रवर्तन टीम से उसे धमकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जाहिर तौर पर उस युवती पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने बेशर्मी से उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। लियुगुआंग नगर के स्वामी की पुत्री झो किंग युए। छोटे भाई, क्या अब हम एक दूसरे को जान सकते हैं? एक पल की खामोशी के बाद लुओ चेन ने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से उस युवती का हाथ थाम लिया। लेकिन मुझे आपकी एक तरफा कहानी पर विश्वास क्यों करना चाहिए? झो किंग युए ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि लियुगुआंग शहर में कोई भी नगर स्वामी की बेटी होने का नाटक करने की हिम्मत करेगा। लुओ चेन ने अपनी बाहें मोड़ी और उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए संदेह भरे स्वर में कहा, लेकिन आपके कार्य, महामहिम, वास्तव में ऐसे नहीं लगते जैसे कि नगर स्वामी की पुत्री ऐसा करेगी। लेकिन झो किंग युए लुओ चेन के व्यंग्य से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। इसके बजाय उसने इधर उधर देखा। क्या आप वाकई इस बारे में मुझसे यही बहस करना चाहते हैं? लुओ चेन ने विदा होते मेहमानों की उत्सुक निगाहों को चारों ओर देखा और अपने माथे को हाथ से रगड़ा। मिस सिटी लॉर्ड, आप आगे चलें। मेरे साथ आइए। नीलामी घर के बाहर झो किंग यू ने लुओ चेन को कुछ कदम आगे ले जाकर एक देखने में आलीशान रेस्तरां में पहुंचाया। उसने एक प्राइवेट रूम और कुछ महंगे दिखने वाले व्यंजन मंगवाए। जब वे दोनों अकेले हो गए, तभी लुओ चेन ने गंभीरता से अपने सामने बैठी युवती की ओर देखा। मिस झो, आप मुझसे वास्तव में क्या चाहती हैं? आप मुझे अभी बता सकती हैं, है ना?
अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, मैं बस आपको जानना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? लुओ चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मिस झो मजाक कर रही हैं। हर कोई काफी व्यस्त है। ऐसे उबाऊ मामलों में समय क्यों बर्बाद करें? हालांकि झो किंगयू ने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी, लुओ चेन के सामने हल्के से सूंघा और फिर अपना हाथ हिलाया। मुझे आप में बुढ़ापे की बू आ रही है। क्या आपको इतना परिपक्व होना जरूरी है? लुओ चेन का दिल कस गया और उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। अगर मिस झो को सच में कोई जरूरी काम नहीं है, तो मैं, लुओ, अब चलता हूँ। इतना कहकर वो उठकर जाने लगा। एक पल इंतजार करें। झो किंगयू ने मेज पर हाथ पटका और उसे रोक दिया। ठीक है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं। किंगयून दुर्लभ वस्तु नीलामी में आपकी सीट नगर स्वामी के महल की सीट से भी आगे क्यों है? लुओ चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, शायद, मिस झो, मुझे इन सवालों का जवाब देने से इनकार करने का अधिकार है। भले ही मिस झो को लियुगुआंग शहर की सुरक्षा की चिंता हो, लेकिन इससे पहले कि मैं लियुगुआंग शहर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम करूं, आप मुझे अपराधी की तरह नहीं मान सकती, है ना? झो किंग युए का गला भर आया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बाहरी शहर से आया हुआ लुओ चेन इतना अडिग होगा। मैं तो बस आपका नाम पूछ रहा हूँ। क्या आप सचमुच जवाब देने को इतने अनिच्छुक हैं? महोदय, आप शायद बहुत ही तुच्छ हैं। लुओ चेन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर सुश्री झो ने अधिक ईमानदारी से पूछा होता, तो मैं एक दो बातें बता सकता था, लेकिन ये तिरस्कारपूर्ण रवैया वास्तव में मुझे असहज महसूस कराता है, इसलिए मैं जवाब देने को तैयार नहीं हूँ। फिर उसने हल्के से अपनी मुट्ठी को दोबारा जोड़ा और कहा, अलविदा। इतना कहकर वो पीछे मुड़े बिना दुकान से बाहर निकल गया और झो किंगयू की गुस्से से भरी चौड़ी आंखों को नजरअंदाज कर दिया। लुओ चेन ने शालीनता से विदा ली, लेकिन झो किंगयू काफी नाराज थी। अंकल लियू, किसी को उसके पीछे भेजो और पता करो कि वह किस शहर में जाता है। फिर उसने दांत पीसते हुए बुदबुदाया, बस आप इंतजार कीजिए, युवा स्वामी। डॉट 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 किंगयून दुर्लभ वस्तु नीलामी। लियांग जिंगसी निजी कमरा नंबर 1 में पहुंची, लेकिन उन्हें पता चला कि लुओ चेन पहले ही जा चुकी हैं। तभी उनकी एक महिला सहायक ने उन्हें उनका निजी टर्मिनल दिया और उन्होंने लुओ चेन द्वारा भेजा गया संदेश देखा। लुओ चेन चेन लुओ, घर पर कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। बस पैसे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। अंत में, सफल नीलामी के लिए बधाई। लियांग जिंगसी ने लुओ चेन का संदेश देखा और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। लियांग जिंगसी, इस नीलामी की सफलता काफी हद तक दुकानदार लुओ के मजबूत समर्थन के कारण है। मुझे उम्मीद है कि दुकानदार लुओ भविष्य में भी हमारा समर्थन जारी रखेंगे। पैसा दुकानदार के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। कृपया इसे चेक कर लें। धड़कन, धड़नन, धड़नन। लियांग जिंगसी ने सुरुचिपूर्ण कदमों से चलकर नीलामी घर के पीछे स्थित कार्यालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। पिताजी, आप मुझे ढूंढ रहे थे। लियांग क्यू ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को चीनी मिट्टी की थाली पर बुझा दिया। क्या सभी विशिष्ट अतिथियों को विदाई दे दी गई है? लियांग जिंगसी ने सिर हिलाया। हलचल भरे नीलामी हॉल की तुलना में कार्यालय क्षेत्र बहुत शांत था, यहाँ तक कि उसमें थोड़ी घुटन भी महसूस हो रही थी। आज की नीलामी की सफलता ने ये घोषणा कर दी कि लियांग परिवार ने एक नई पहचान के साथ लियुगुआंग शहर में फिर से प्रवेश किया है, लेकिन ये केवल पहली बार था। यदि भविष्य की नीलामी में इस नीलामी के समान गुणवत्ता वाली वस्तुएं शामिल नहीं हुई, तो किंगयुन दुर्लभ वस्तु नीलामी एक क्षणिक सफलता से अधिक कुछ नहीं होगी। इसलिए लियांग क्यू अभी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी। जिंगर, तुम लुओ चेन के बारे में क्या सोचती हो? लियांग जिंगसी धीरे से पास की कुर्सी पर बैठ गई। वह दूसरों के प्रति विनम्र हैं, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें गहराई से जानना सार्थक है। लियांग जिंगसी ने अपनी निष्पक्ष राय दी। तो क्या आपको लगता है कि वह एक अच्छा विकल्प हो सकता है? चेन्यांग पेट स्टोर से प्राप्त सामान ही वह आधार था जिसने किंगयुन रेयर आइटम ऑक्शन को लगातार इस तरह की दुर्लभ वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम बनाया। हालांकि चेन्यांग पेट स्टोर के साथ उनका रिश्ता अंततः केवल एक सहयोगात्मक रिश्ता ही साबित हुआ, न कि दीर्घकालिक साझेदारी। इसलिए, यदि वे दीर्घकालिक सहयोग स्थापित कर सके, तो उनकी बेटी की शादी उनसे करवाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में लियांग क्यू ने अनजाने में अपनी बेटी के विचारों को नजरअंदाज कर दिया।
लियांग जिंगसी का चेहरा पीला पड़ गया। पिताजी का मतलब यह है कि बिल्कुल सही। लुओ चेन को एक असाधारण व्यक्ति माना जा सकता है। उनके पिता एक ब्राइट मून ब्रीडर हैं और वे स्वयं किग्यांग शहर के सर्वोत्कृष्ट चैंपियन हैं। प्रजनक प्रतियोगिता। मेरी बेटी ऐसे व्यक्ति को नीचा तो नहीं समझेगी, है ना? ये सुनकर लियांग जिंगसी धीरे से मुस्कुराई। पिताजी को शायद उल्टा लग रहा है। बात यह नहीं है कि मैं तैयार हूँ या नहीं, बल्कि यह है कि वो तैयार हैं या नहीं। आपकी बेटी को पता चल जाएगा कि लुओ चेन का ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन लियांग क्यू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी अभी बालिग हुए नौसिखिए को शायद अभी तक ये बात समझ नहीं आई होगी। एक बार जब वह इसका स्वाद चख लेगा तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। लियांग जिंगसी की आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी और उसका लहजा कुछ हद तक ठंडा हो गया। पिताजी, दूसरों के बारे में निराधार धारणाएं बनाना उचित नहीं है। इससे अंततः उल्टा असर हो सकता है और हमारे उस रिश्ते को बर्बाद कर सकता है जिसे बनाए रखने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। जहां तक लुओ चेन की बात है, आपकी बेटी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। हाँ, प्यारी बेटी, अपने आकर्षण पर और अधिक भरोसा रखो। पिताजी तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। लियांग जिंगसी को लियांग क्यू के चेहरे पर मुस्कान इतनी अटपटी लगी। पिताजी, आपकी बेटी विदा लेती है। क्लिक। जब लाल रंग का ठोस लकड़ी का दरवाजा बंद हुआ तो उससे एक धीमी सी आवाज आई। लियांग जिंगसी की आंखें थोड़ी लाल थीं। इस परिवार में वह कभी स्वतंत्र नहीं थी। न पहले थी, न अब है। लेकिन उसे उम्मीद थी कि भविष्य अलग होगा। वह मुड़ी और अपने पीछे के दरवाजे को ध्यान से देखा, फिर अपना टर्मिनल निकाला और एक संदेश भेजा। लियांग जिंगसी, दुकानदार लुओ, क्या आप पशु प्रजनन के ऑर्डर स्वीकार करते हैं? अल्पविराम। जब तक लुओ चेन वापस चेन्यांग पेट स्टोर पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी। दुकान का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि पहली मंजिल अभी भी खाली थी, लेकिन वहां कई ग्राहक आ जा रहे थे। ये वे ग्राहक थे जिन्होंने सफलतापूर्वक बीस्ट्स इन द इल्यूजन वर्ल्ड खरीदा था और अब वे अपने खरीदे हुए बीस्ट्स को लेने के लिए स्टोर पर आ रहे थे। हालांकि रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच की देखरेख में इन ग्राहकों ने कोई परेशानी नहीं खड़ी की और उनके जानवरों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से चली। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वहां ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए माहौल अव्यवस्थित नहीं लग रहा था। जैसे ही लुओ चिन लुओ यांग का हालचाल जानने के लिए दूसरी मंजिल पर जाने ही वाला था, तेज नजरों वाली रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया ने उसे पुकारा। दुकानदार जी, लाउंज एरिया में एक अजनबी व्यक्ति है जो कह रहा है कि वह आपको ढूंढ रहा है। आज लाउंज एरिया का काफी उपयोग हुआ, जिसमें कई लोग छोटे छोटे समूहों में बैठे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि जिन ग्राहकों को उनके जानवर मिल गए थे, वे तुरंत नहीं गए थे और अब किसी अज्ञात कारण से वहीं रुके हुए थे। हालांकि वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन लुओ चेन ने पहली नजर में ही उस अजीब व्यक्ति को पहचान लिया जिसका जिक्र कलरफुल साउंड स्पिरिट फिंच ने किया था। अपने आसपास के सामान्य लोगों की तुलना में ये व्यक्ति वास्तव में विचित्र था। उसने पूरे शरीर को ढकने वाला चोगा पहन रखा था और उसका चेहरा पूरी तरह से हुड के नीचे छिपा हुआ था, जिससे एक उदास आभा निकल रही थी। इस विचित्र पोशाक का परिणाम ये हुआ कि उसके चारों ओर एक विशाल खाली स्थान बन गया। लुओ चेन अपनी मेज के पास गया और उस पर धीरे से थपथपाया। मेरे क्लर्क ने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। चोगे के नीचे मौजूद व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और हुड के नीचे से एक पैनी नजर आई, जिसके बाद एक कर्कश आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ बीस्ट खरीदने आया हूँ। क्या आप बीस्ट खरीदना चाहते हैं? मुझे खेद है, हमारे स्टोर में फिलहाल बीस्ट उपलब्ध नहीं है। अगर आप सच में एक खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे आधिकारिक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और अगले बैच का इंतजार कर सकते हैं। हुड हिला और लुओ चेन को लगा कि चोगे के नीचे मौजूद व्यक्ति ने अपना सिर जरूर हिलाया होगा। युवा मास्टर चांग ग्विहिंग ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं सीधे आपके पास आ सकता हूँ। लुओ चेन को अचानक बात समझ में आ गई और वह मन ही मन बुदबुदाने लगा कि चांग ग्विहिंग ने ऐसे अजनबी व्यक्ति को क्यों भेजा होगा। तो कृपया थोड़ी देर यहीं रुकिए। मैं ऊपर जाकर वह जानवर ले आता हूँ जिसे वह चाहता है। कृपया ऐसा कीजिए, दुकानदार जी। लुओ चेन तीसरी मंजिल पर गया, स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया और चांग ग्विहिंग को जिन जानवरों की जरूरत थी, उन्हें भंडारण उपकरणों में पैक कर दिया। उसके बाद ही वह पहली मंजिल पर आया और दोनों कंगन उस अजनबी को सौंप दिए। यहाँ ग्विहिंग को जितने भी जानवर चाहिए थे, वे सब यही हैं।
कर्कश आवाज के विपरीत चोगे के नीचे से निकला हाथ बहुत ही नाजुक और चिकना था, जो लुओ चेन को किसी युवा व्यक्ति के हाथ जैसा प्रतीत हुआ। पतली, जेड जैसी उंगलियों ने दोनों कंगन को चोगे के अंदर ले लिया और कर्कश आवाज फिर से सुनाई दी। अच्छा, जैसा यंग मास्टर चांग विहेंग ने निर्देश दिया था, वैसे ही हुआ। पैसा पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। छोटे मालिक को जल्दी है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। ठीक है, अलविदा। लुओ चेन ने बेपरवाही से अलविदा कहा और वापस ऊपर की ओर चल पड़ा। उसने अनुमान लगाया कि लुओ यांग इस समय तीसरी मंजिल पर स्थित किंग्यू गुप्त क्षेत्र में होगा, क्योंकि जब वह पहले दूसरी मंजिल से गुजरा था तो उसने दोनों कमरों की जांच की थी और उसे लुओ यांग का कोई निशान नहीं मिला था। वह स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में भी नहीं था, इसलिए वह केवल किंग्यू सीक्रेट दायरे में ही हो सकता था। दरअसल किंग्यू गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने पर लुओ चेन ने लुओ यांग को आत्मा झरने के किनारे लेटे हुए देखा। वह इस समय चियान के सहारे टिका हुआ था और मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड स्पिरिट स्प्रिंग के किनारे बैठा हुआ था, जो कभी कभी अपना सिर नीचे करके स्पिरिट स्प्रिंग का पानी पी रहा था और काफी आरामदेह और सहज दिख रहा था। लुओ चेन ने बेबसी से सिर हिलाया। बेचारा बच्चा, उसने बेवजह ही चिंता की थी। लुओ यांग को तो कोई परेशानी ही नहीं लग रही थी, इसलिए वह आराम से बैठा स्पिरिट स्प्रिंग की ओर चला, लुओ यांग के कंधे पर थपथपाया और फिर उसके बगल में बैठ गया। एक अन्य सुंदर युवक का सिर चियान के कोमल पेट पर टिका हुआ था, जो तकिए का काम कर रहा था। लुओ यांग ने अपनी धुंधली आंखें खोली और ये देखकर कि लुओ चेन ने उसे जगाया था, उसका मनोबल तुरंत बढ़ गया। भाई, व्यस्त रहने के बाद वापस आ गए। लुओ चेन ने अपना सिर धीरे से चियान के कोमल पेट से रगड़ा और एक सुकून भरी आह भरी। हाँ, मैंने आज आपके 2 मैच देखे। बुरा नहीं था, आपने किंग बीस्ट के साथ ड्रॉ करने में कामयाबी हासिल की। लुओ यांग ने शर्माते हुए मुस्कुराया। ये सब किंग मिंग की वजह से हुआ। उसने आखिरी क्षण में अचानक 2 नई स्किल्स को समझ लिया। नहीं तो मैं आपसी विनाश भी नहीं कर पाता। मुझे बताओ, आत्मा विनाश का अनुभव कैसा होता है? लुओ चेन के जिज्ञासु प्रश्न को सुनकर लुओ यांग को तुरंत काली रेखाओं का एक सैलाब सा महसूस हुआ। वह जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन लुओ चेन की वास्तविक जिज्ञासा को देखकर वह धीरे धीरे उस दर्दनाक अनुभव को याद करने लगा। दरअसल मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, बस एक पल के लिए रोशनी चमकी, फिर अंधेरा छा गया। दर्द नहीं हुआ, शायद इसलिए क्योंकि बेहोश होने से पहले मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होने का दर्द मेरे दिमाग तक नहीं पहुंचा था, या शायद दर्द की सहनशीलता की सीमा पार हो गई थी, इसलिए इसे स्वचालित रूप से ब्लॉक कर दिया गया। बहरहाल, मैं अंततः एक गहरे अकेलेपन और अंधकार में डूब गया, लेकिन कुछ ही समय बाद मैं वास्तविकता में जाग उठा। कोई दर्द नहीं, यह अच्छी बात है। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि बच्चे को कोई मनोवैज्ञानिक आघात न लग जाए। लुओ चेन ने सिर हिलाया। हालांकि यह लुओ यांग का मैच था, फिर भी उसे कुछ जल्दबाजी महसूस हो रही थी। उनकी नज़र में उनका अपना बच्चा दूसरों से कुछ खास बुरा नहीं था, और वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को उस जानवर के पद के कारण पीछे नहीं रहने दे सकते थे। इसलिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने चुपचाप ऊर्जा पत्थर से कुछ ऊर्जा उन दोनों के लिए फिर से मुक्त कर दी। जैसा कि उम्मीद थी, दोनों फिर से गहरी नींद में सो गए। लुओ यांग ने अचानक सो गए उन दोनों को देखा, खासकर खड़े खड़े सो रहे किंग मिंग को, और थोड़ा अचंभित हुआ। भाई, उन्हें क्या हुआ? चिंता मत करो, वे कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे और कल तक काफी सुधार कर लेंगे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह किस तरह की प्रजनन विधि है, लेकिन लुओ यांग ने अपने भाई पर भरोसा करने का फैसला किया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है, चूंकि आपके पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं जाकर कुछ काम में लग जाता हूँ। लुओ यांग ने सिर हिलाया। तो मैं भी कौशल अनुकरण प्रशिक्षण कक्ष में अभ्यास करने जाऊंगा। लुओ चेन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। तुम्हें और किंग मिंग को अभी भी उस तारकीय पूजा कौशल का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी समय पूरी ताकत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, मैं समझ गया। लुओ यांग को जाते देख लुओ चेन ने अपने टर्मिनल से संदेश देखने शुरू किए। जब उसने लियांग जिंगसी का संदेश देखा तो उसे दिलचस्पी हुई। चेन लुओ, अगर आपके पास समय हो तो आप अपने बीस्ट को मेरी दुकान पर ला सकते हैं ताकि मैं उसे देख सकूं। अगर मुझे बीस्ट पसंद आया तो हम उसे आजमा सकते हैं।
इस संदेश का जवाब देने के बाद लुओ चेन ने अपना सिस्टम पैनल खोला और एक किंग बीस्ट को बेचने के लिए इनाम का दावा किया। मिशन 4, एक राजा श्रेणी के जानवर को बेचें, पूर्ण 500 अंक का इनाम जारी, एक वंश संवर्धन पत्थर दावा लंबित। फिलहाल लुओ चेन के पॉइंट बैलेंस में 700 पॉइंट हो गए थे। अब वो कुछ महंगी चीजें खरीद सकता था। हालांकि अब उसकी दिलचस्पी ब्लडलाइन एनहेंसमेंट स्टोन में ज्यादा थी। उसने अपने हाथ मलते हुए उसे लेने का फैसला किया। कुछ ही देर में एक साधारण सा छोटा पत्थर स्थानिक दरार को पार कर धीरे धीरे लुओ चेन के सामने आकर रुक गया। वंश संवर्धन पत्थर शरीर पर धारण करने से यह जानवर के वंश को सूक्ष्म रूप से बढ़ा सकता है। लुओ चेन को याद आया कि उसकी मां के पास एक पक्षी प्रकार का जानवर था, हाउ फिंच, इसलिए उसने इसे अपनी मां के उपयोग के लिए बचाकर रखने का फैसला किया और ये देखने की कोशिश की कि क्या इसे फिनिक्स जैसी रक्त रेखा से बढ़ाया जा सकता है। लुओ चेन ने ब्लडलाइन एनहेंसमेंट स्टोन को सावधानीपूर्वक रख दिया और अगली बार जब उसकी मां लौटेगी तो उसे देने की योजना बनाई। सिस्टम मिशन रिफ्रेश हो गए हैं। होस्ट, कृपया जल्द से जल्द नए मिशन चेक करें। लुओ चेन ने अपना सिस्टम पैनल दोबारा खोला और उत्सुकता से नए सिरे से अपडेट किए गए मिशनों की जांच की। मिशन 1, 3 राजा श्रेणी के जानवरों को बेचें, 200 अंक का इनाम, मौजूदा गुप्त क्षेत्र का आंतरिक स्थान 10 गुना विस्तारित। मिशन 2, विभिन्न ग्राहकों से पशु प्रजनन के ऑर्डर स्वीकार करें। सिस्टम द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर ग्राहक संतुष्टि और प्रजनन किए गए पशु की दुर्लभता के अनुसार पुरस्कार दिए जाएंगे। मिशन 3, 3 अलग अलग किंग रैंक वाले जानवरों को विकसित करें, इनाम के तौर पर 500 अंक और एक टियर 3 सीक्रेट रील्म प्राप्त करें। मिशन 4, दैनिक मिशन सक्रिय हो गया है। दैनिक टर्नओवर 10 लाख स्पिरिट कॉइन तक पहुंचने पर 100 अंक पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। ये पुरस्कार प्रतिदिन कई बार प्राप्त किया जा सकता है। श्रृंखला मिशन, नौजवान, तुमने किग्यांग शहर पर कब्जा कर लिया है। प्रजनकों के बीच प्रतिस्पर्धा है, लेकिन आपकी प्रगति रुकनी नहीं चाहिए। लियुगुआंग शहर को जीते ब्रीडर प्रतियोगिता, इनाम, चेन्यांग पेटस्टो को लेवल 2 में अपग्रेड किया गया, 2000 अंक, दुकानदार का रैंक किंग बीस्ट 9 स्टार रैंक तक पहुंचा। लेवल 2 शॉप, दुकान का संरक्षक जानवर किंग बीस्ट 9 स्टार रैंक में पुनर्स्थापित हो जाता है, एक नया संरक्षक जानवर जोड़ा जाता है और पालतू जानवरों की दुकान शाखा की अनुमति सक्रिय हो जाती है। इस बार मिशन की सामग्री अधिक व्यापक और अधिक कठिन प्रतीत हुई, लेकिन प्रत्येक मिशन के लिए मिलने वाले पुरस्कार भी अधिक आकर्षक हो गए। विशेष रूप से चौथे मिशन के संबंध में, क्या सिस्टम शायद दुकान चलाने के उसके लापरवाह तरीके से असंतुष्ट था और इसलिए उसे हर दिन दुकान खोलने के लिए प्रेरित करने के लिए इस तरह का मिशन तैयार किया गया था। कोई और रास्ता नहीं था, पॉइंट्स का आकर्षण बहुत प्रबल था। इसके अलावा दैनिक उपयोग के लिए ऊर्जा पत्थरों को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में पॉइंट्स की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा प्राचीन वन आत्मा क्षेत्र का यात्रा कार्ड, जिसकी कीमत 550 अंक थी, और आदिम प्राचीन प्रजाति विरासत कार्ड का ब्लाइंड बॉक्स, जिसकी कीमत 1000 अंक थी, दोनों ही चीजें उसने अभी तक नहीं खरीदी थीं। रोजाना अंक अर्जित करने का यह मिशन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। उसे वापस जाकर यह विचार करना होगा कि प्रतिदिन 10 लाख स्पिरिट कॉइन बेचने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं बिक्री के लिए उपयुक्त हैं। लुओ चेन ने सिस्टम स्टोर में मौजूद प्राचीन लकड़ी आत्मा क्षेत्र शटल कार्ड को देखा। वह लंबे समय से इस वस्तु के बारे में उत्सुक था। अब जब उसके पास पर्याप्त अंक थे, तो उसे इसे आजमाना ही था। सिस्टम, मेरे लिए एक प्राचीन वन आत्मा क्षेत्र शटल कार्ड खरीदो। सिस्टम द्वारा 550 अंक काट लिए गए और लुओ चेन के हाथ में एक अज्ञात सामग्री से बना कार्ड प्रकट हुआ। कार्ड के ठीक बीच में रेशम के धागों की लटों से घिरी एक विशाल वृक्ष आकृति पूरे कार्ड के मुख भाग को घेरे हुए थी। कार्ड के दोनों तरफ एक समान थे। लुओ चेन ने इसे कई बार पलटा, लेकिन उसे इसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया। उसे पहले अपने मन में मौजूद प्रणाली से सावधानीपूर्वक पूछना पड़ा, सिस्टम, अगर मैं इस कार्ड का इस्तेमाल करके प्राचीन वन आत्मा लोक में प्रवेश करता हूँ, तो क्या मेरे जीवन को कोई खतरा होगा? सिस्टम, नहीं, आप उस जगह को एक और मायावी दुनिया मान सकते हैं। हालांकि वहां आपने जो भी लाभ कमाए हैं, उन्हें मैं एक विशेष विधि के माध्यम से आपके लिए वापस ला दूंगा। फिर लुओ चेन ने राहत की सांस ली और कहा, तो क्या ये भी मायावी दुनिया की तरह है, जहां मैं अपने अनुबंधित जानवरों को अपने साथ ला सकता हूँ? हाँ, अन्यथा तुम, एक असहाय व्यक्ति, प्राचीन वन आत्मा लोक में कैसे जीवित रहोगे?
वैसे उन दोनों के साथ भी तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। सिस्टम के खुले व्यंग्य ने लुओ चेन को अवाक कर दिया। भले ही वह अब राजा रैंक का प्राणी था, सिस्टम की नजर में वह अब भी तोप का चारा मात्र था। मैं इसका प्रयोग कैसे करूं? अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कार्ड को ढकें और प्राचीन लकड़ी को सक्रिय करें। सिस्टम रुका, फिर लुओ चेन को याद दिलाने का विकल्प चुना। एक प्राचीन लकड़ी आत्मा क्षेत्र शटल कार्ड का केवल एक ही उपयोग है। चाहे आप स्वयं बाहर निकलना चुनें या मृत्यु के कारण वापस लौटें, ये प्राचीन वन आत्मा क्षेत्र शटल कार्ड उपयोग में आ जाएगा। लुओ चेन ने अपने सामने प्राचीन लकड़ी आत्मा क्षेत्र शटल कार्ड पकड़ रखा था। कोई बात नहीं, ये तो बस 550 अंक हैं। मैं इन्हें बर्बाद कर सकता हूँ। अब मैं शटल चलाने जा रहा हूँ। जब से दैनिक कार्यों से उसे अंक अर्जित करने की अनुमति मिली, लुओ चेन आखिरकार आत्मविश्वास के साथ यह बात कह सका। उसकी आध्यात्मिक शक्ति कार्ड से जुड़ गई, और फिर उसने कार्ड पर बनी प्राचीन लकड़ी को धीरे धीरे चमकते हुए देखा। लुओ चेन की चेतना मानो एक द्वार से गुजरकर अंतरिक्ष समय की ऊपरी परत पर पहुंच गई। उसने अपने चारों ओर लगातार पीछे हटते हुए विकृत अंतरिक्ष को देखा और समय की बदलती रेत के नीचे तारों को विलुप्त होने और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते हुए देखा। कुछ निश्चित समय के बाद लुओ चेन को एक बार फिर अपने भौतिक शरीर का एहसास हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। लुओ चेन ने खुद को संभाला और अपने आसपास की जगह का ध्यानपूर्वक जायजा लिया। लुओ चेन ने अपनी दृष्टि में बाधा डाल रही शाखाओं और पत्तियों को हटाया और पाया कि उसका देखने का स्थान काफी ऊंचा था। वो किसी पेड़ के तने पर बैठा हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन तना इतना चौड़ा था कि उसे शुरू में लगा कि वह समतल जमीन पर है। लुओ चेन ने धीरे धीरे अपने आसपास का जायजा लिया और पाया कि यह अपेक्षाकृत शांत था और खतरनाक प्रतीत नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह प्रणाली काफी विश्वसनीय थी और उसने उसे सीधे किसी खतरनाक जगह पर नहीं धकेला था। ठीक मायावी दुनिया की तरह उसने यहाँ भी उन दोनों छोटे बच्चों को सफलतापूर्वक बुला लिया। वह नन्हा सा रोएंदार जीव लिटिल डॉट की पीठ पर बैठा था और उत्सुकता से आसपास के वातावरण को एक साथ देख रहा था, लेकिन बिना किसी भ्रम के। ऐसा प्रतीत होता था कि बार बार मायावी दुनिया में प्रवेश करने से दोनों छोटे बच्चों को शायद लगा कि वे इस बार भी मायावी दुनिया में आ गए हैं, बस वातावरण में काफी बदलाव आया है। लुओ चेन ने दोनों छोटे बच्चों के सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुम दोनों इस जगह को एक अज्ञात रहस्यमय क्षेत्र समझो जहां किसी भी क्षण भयानक खतरे प्रकट हो सकते हैं, इसलिए हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ये देखकर कि दोनों छोटे बच्चे ध्यान से सिर हिला रहे थे और उनकी बातों का अर्थ समझ रहे थे, लुओ चेन ने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करना जारी रखा। सबसे पहले उसने आकाश में सूर्य की ओर देखा। हे भगवान, यहाँ 3 थे, एक लाल, एक हरा और एक सफेद। ये तीनों सूर्य एक तिपाई की तरह खड़े होकर अपना सारा प्रकाश नीचे की ओर बिखेर रहे थे। फिर लुओ चेन उस प्राचीन वृक्ष पर खड़ा हो गया और दूर तक देखने की कोशिश करने लगा। हरे भरे शाखाओं और पत्तियों की अनगिनत किस्मों को देखने के अलावा उसने ये भी देखा कि आसपास के प्राचीन वृक्षों की ऊंचाई एक समान नहीं थी। उनकी आकृतियां भी भिन्न भिन्न थीं। कुछ सीधे आकाश में उड़ गईं, जबकि अन्य मूर्ति घूमती रही मानो वे अन्य जानवरों की नकल कर रही हों। बेशक यहाँ केवल पेड़ पौधे ही नहीं थे। लुओ चेन ने विभिन्न प्रकार के पक्षियों और बंदरों को भी पेड़ों के बीच उड़ते या कूदते हुए देखा। सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था। तभी अचानक लुओ चेन ने देखा कि एक लाल भूरे रंग की लता ऊपर की ओर उगी और एक पक्षी को छेद रही है। वह पक्षी पल भर में सूखी हड्डियों में बदल गया और लुओ चेन को अचानक एहसास हुआ कि यह जगह शायद उतनी शांत और सुरक्षित नहीं थी जितनी सतह पर दिखाई देती थी। लुओ चेन ने अपना हाथ शाखा पर टिकाया और अपनी सत्य दृष्टि की प्रतिभा का उपयोग करते हुए उस विशाल प्राचीन वृक्ष को देखा जिस पर वह खड़ा था। बुरी खबर ये थी कि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ये बहुत संभव था कि यह प्राचीन जंगल लुओ चेन की वर्तमान अवलोकन सीमा से कहीं अधिक विशाल था, जिसका अर्थ है कि यह अब जंगली जानवरों से भी ऊंचे स्तर का होना चाहिए। अच्छी खबर ये थी कि वह उस पर काफी देर से खड़ा था और उसमें हमला करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए शायद ये प्राचीन लकड़ी शांत और एकांतप्रिय किस्म की थी। लुओ चेन शाखा के किनारे पर गया और नीचे देखा, लेकिन घनी शाखाओं और पत्तियों के कारण नीचे का दृश्य भी स्पष्ट नहीं था, जिससे ये सटीक रूप से निर्धारित करना असंभव था कि वह जमीन से कितनी ऊंचाई पर था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर वह अभी जमीन पर उतर भी जाएं,
तो आसपास के पेड़ों की स्थिति को देखते हुए वहां घोर अंधेरा और सूरज की रोशनी नहीं होगी। उसने इसी ऊंचाई पर रुकने, सतर्क रहने और धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। लुओ चेन ने लापरवाही से अपने सामने की शाखाओं और पत्तियों को तोड़ा और फिर चुपचाप उन्हें अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख दिया। हालांकि लुओ चेन के प्रयासों से इस प्राचीन लकड़ी का ध्यान आकर्षित करने में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। लुओ चेन ने लालच करने की हिम्मत नहीं की। कुछ पत्ते तोड़ने के बाद वह रुक गया। फिर उसकी नजर पास के पेड़ पर पड़ी, जो देखने में बहुत लंबा नहीं लग रहा था। सौभाग्यवश इस बार वह आखिरकार इसकी जानकारी देख पाने में सक्षम हो गया। जाति: नीला आत्मा प्राचीन लकड़ी। रैंक: वाइल्ड रैंक 3 स्टार। प्रकार: लकड़ी का प्रकार। स्थिति: निष्क्रिय। योग्यता: उत्कृष्ट। कौशल: 1 जड़ जमाना गहन स्तर। 2 लैश प्रोफाउंड टियर। 3 असंख्य पत्ते, हजार धाराएं पृथ्वी स्तर। नीला आत्मा प्राचीन लकड़ी अपने शरीर पर शाखाओं और पत्तियों को नियंत्रित करके लक्ष्य को घेर लेती है। 4 लकड़ी के पत्तों की ढाल गहन स्तर। नीला आत्मा प्राचीन लकड़ी लक्ष्य के शरीर के बाहरी हिस्से पर एक सुरक्षात्मक लकड़ी के पत्तों की ढाल का संघनन करता है, जो ऊर्जा या शारीरिक क्षति से बचाव प्रदान करता है। 5 संरक्षक आत्मा पृथ्वी स्तर। एजोर स्पिरिट एंशिएंट वुड अधिकतम 3 अलग अलग नस्लों को अपनी संरक्षक आत्माओं के रूप में नियुक्त करेगा। यह अपनी संरक्षक आत्माओं के विकास और प्रजनन की रक्षा करेगा और बदले में संरक्षक आत्माएं इसकी सुरक्षा करेंगी। 6 नीला आत्मा फल पृथ्वी स्तर। नीला आत्मा प्राचीन वन एक निश्चित अवधि के बाद ही नीले आत्मा फल का उत्पादन करता है। नीले आत्मा फल में अन्य अनुबंधित प्राणियों को नई प्रतिभा कौशल जागृत करने में सक्षम बनाने की बहुत अधिक संभावना होती है। जंगली रैंक और उससे नीचे के लिए प्रभावी, और एक अनुबंधित प्राणी इसे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही ग्रहण कर सकता है। 7 हजार लकड़ी का कारागार पृथ्वी स्तर। डोमेन कौशल: नीले रंग की आत्मा प्राचीन लकड़ी लक्ष्य क्षेत्र में पेड़ों को तेजी से बढ़ने का कारण बनती है। हजार लकड़ी के कारागार के भीतर कठोरता वाली लताएं और पेड़ रुक रुक कर बढ़ते हैं और लक्ष्य पर हमला करते हैं या उसे बांध लेते हैं। 8 असंख्य पत्ते गिरना पृथ्वी स्तर। तत्काल मुरझाना और फलना फूलना। एज और स्पिरिट एंशिएंट वुड लक्षित क्षेत्र में लकड़ी प्रकार के तत्वों को निष्क्रिय अवस्था में डाल देता है। सभी लकड़ी प्रकार अपनी स्वयं की क्षमता को छोड़कर अन्य सभी क्षमताओं का प्रभाव आधा हो जाता है। 9 वुड स्पिरिट लिक्विड प्रोफाउंड टियर। एज और स्पिरिट एंशिएंट वुड अपनी शाखाओं से एक उपचारक रस स्रावित करता है, जो लक्ष्य के शरीर की जीवन शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है और घाव भरने को बढ़ावा दे सकता है। लुओ चेन ने नीले रंग की प्राचीन लकड़ी की शाखाओं के बीच धुंधले से दिखाई देने वाले फलों को देखते हुए घबराकर सांस ली। उनकी भारी संख्या को देखकर उसने सोचा कि कहीं 2 फल लेने से वह प्राचीन लकड़ी जागृत न हो जाए। फिर लुओ चेन ने अपने पीछे मौजूद प्राचीन वृक्ष की ओर देखा। वैसे उसके बगल वाला वृक्ष भी बिल्कुल उसी वृक्ष जैसा दिखता था और लगता है कि वह भी उसी प्रजाति का है। तो जिस प्राचीन वृक्ष पर वह इस समय बैठा था, उसके फल कहाँ थे? क्या उनका प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली होगा? लुओ चेन ने ओवरटर्निंग सी क्लाउड वेल लिटिल डॉट के सिर पर थपथपाया और एज और स्पिरिट एंशिएंट वुड के फल की ओर इशारा किया। फिर उसने मन ही मन कई व्यवस्थाएं की और जिज्ञासा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। लुओ चेन, क्या आपको समझ आया? लिटिल डॉट ने दृढ़ आंखों से सिर हिलाया, जिससे ये संकेत मिला कि वो लुओ चेन की सभी व्यवस्थाओं को समझ चुका है। लिटिल डॉट ने अपने शरीर को हिलाते हुए नीले रंग के प्राचीन जंगल की शाखाओं और पत्तियों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक भी आवाज न करने की कोशिश की। दोनों प्राचीन वृक्षों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं थी। नन्ही डॉट जल्दी से अंडाकार फल के नीचे पहुंच गई और चोर की तरह इधर उधर देखने लगी। कोई खतरा न दिखने पर लिटिल डॉट ने विंड ब्लेड की एक पतली सी धारा को संघनित किया और नीले रंग के आध्यात्मिक फल को प्राचीन लकड़ी से जोड़ने वाले तने की ओर काटा। क्लैंग, धातु के पत्थर से टकराने जैसी आवाज गूंजी। ये तना कल्पना से कहीं अधिक कठोर था और लिटिल डॉट के विंड ब्लेड से भी यह नहीं टूटा। लिटिल डॉट की आंखों में दृढ़ता नामक भाव प्रकट हुआ। उसी समय उसने एक विशाल पवन ब्लेड को संघनित किया और तने की ओर तेजी से वार किया। इस बार आखिरकार यह काम कर गया। डंठल टूट गया और लिटिल डॉट ने इस मौके का फायदा उठाकर फल को अपनी निजी जगह पर रख लिया। नन्हे डॉट के होंठ ऊपर की ओर मुड़े, उसके चेहरे पर एक खामोश मुस्कान आ गई। फिर वह पास ही रखे एक और फल की ओर दौड़ पड़ा।
इस प्रकार लिटिल डॉट शाखाओं और पत्तियों के बीच से होते हुए खुशी खुशी एक एक करके फल तोड़ती रही। लेकिन खुशनुमा दिन ज्यादा देर तक नहीं टिके। ऐसा लगा मानो इन फलों के गायब होने से काटी गई प्राचीन लकड़ी में जान आ गई हो। हरी भरी शाखाओं और पत्तियों के बीच से लंबी लंबी शाखाएं अचानक निकल आईं और लिटिल डॉट की ओर झपट्टा मारने लगीं। सौभाग्य से भले ही छोटा बच्चा फल तोड़ने में मग्न था, फिर भी उसे लुओ चेन के निर्देश याद थे और उसने उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखी। शाखा के हमला करने से पहले ही तैयार की गई स्थानिक शटल कौशल का प्रयोग किया गया और छोटा बच्चा तुरंत लुओ चेन के पास लौट आया। जिस शाखा पर लुओ चेन खड़ा था, वो उस नीले रंग की प्राचीन लकड़ी से ज्यादा दूर नहीं थी जिसे उस छोटे बच्चे ने नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा वाइल्ड रैंक के लिए बीस्ट मास्टर के जानवर को ये दूरी पलक झपकते ही तय कर लेनी चाहिए थी। किसी अज्ञात कारण से एज्योर स्पिरिट एंशिएंट वुड की शाखा कुछ ही दूरी पर रुक गई। हालांकि दूरी 100 मीटर से भी कम थी, फिर भी वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लुओ चेन ने अपने नीचे स्थित प्राचीन वृक्ष के मुख्य तने को थपथपाते हुए कहा, धन्यवाद। दूर लहराती हुई शाखा की ओर मुड़कर देखते हुए लुओ चेन ने दोनों छोटे बच्चों को पुकारा। चल दर। जिस दिशा में वे जा रहे थे, वह स्पष्ट रूप से एज और स्पिरिट एंशिएंट वुड के उत्तर की ओर थी। लुओ चेन के पैरों के नीचे की शाखा 10 मीटर से अधिक चौड़ी थी, इसलिए उस पर दौड़ना और कूदना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसके अलावा लुओ चेन पहले से ही राजा रैंक का था और वो उड़ने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। हालांकि लुओ चेन को खुद ऊंचाई से थोड़ा डर लगता था और उसकी दिशा की समझ भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो हवाई यात्रा करने का आदी नहीं था। फिलहाल नन्हा सा समुद्री बादल वेल ओवरटनिंग सी क्लाउड वेल अभी छोटा ही था, केवल 2 मीटर चौड़ा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो नीले धुएं वाले बहते बादल सारस के आसपास न होने पर इसे सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह शाखा बहुत लंबी थी और लुओ चेन को कुछ देर तक इसका अंत नहीं मिला। लुओ चेन उन दोनों छोटे बच्चों को विशालकाय प्राचीन वृक्ष की शाखा पर, वृक्ष के शिखर पर, आकाश से बहुत ऊपर ले जा रहा था। वहां हरी भरी लताओं से बना एक प्राचीन सिंहासन था, जिस पर झुर्रियों से भरे चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की पुतलियां और आंतरिक भाग में कोई अंतर नहीं था, इसके बजाय वे चमकीले हरे रंग की थीं, मानो सृष्टि की सारी जीवंतता उनमें समाहित हो उठी हो। हालांकि भले ही वह आकाश से बहुत ऊपर था, लुओ चेन और उसके दोनों जानवर उसकी दोनों आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे थे। बाहरी दुनिया से लोग प्रकट हुए हैं। क्या एक नए युग की शुरुआत होने वाली है? अचानक सिंहासन के नीचे से एक थोड़ी कम उम्र की आवाज आई, मेरे स्वामी, क्या आपके अधीनस्थ को जाकर उसे पकड़ लेना चाहिए? सिंहासन के नीचे 3 आकृतियां भी खड़ी थीं, जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं प्रतीत हो रही थीं। बोलने वाले व्यक्ति के हरे बाल और हरी आंखें थीं, और उसके पीछे पारदर्शी पंख थे। कोई जरूरत नहीं, मुझे डर है कि वह आपको उसे पकड़ने देने के बजाय मरना पसंद करेगा। सिंहासन पर बैठे बूढ़े व्यक्ति के हाथ में अचानक हरे रंग की हल्की रोशनी प्रकट हुई। उस घनी रोशनी में जीवन के बीज जैसी कोई वस्तु धुंधली सी दिखाई दे रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, कम ताकत वाले जंगली जानवर को भेजकर उसे उस विशालकाय प्राचीन वृक्ष से नीचे उतारो और उसे अनजाने में ही जीवन का ये बीज प्राप्त करने दो। ध्यान रहे, ऐसे व्यक्ति को चुने जिसमें अभिनय कौशल अच्छा हो। उसके बोलते ही बूढ़े आदमी के हाथ में मौजूद जीवन का बीज हरे बालों वाले आदमी के सामने तैरने लगा। हरे बालों वाले आदमी ने बूढ़े आदमी को हैरानी भरी निगाहों से देखा। वह तुरंत लताओं से बने विशाल हॉल में एक घुटने के बल बैठ गया। हे मेरे प्रभु, जीवन का ये बीज किसी पराये को क्यों दिया जाए? मैं आपसे विनम्रतापूर्वक पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूँ। अन्य 2 स्त्री समान आकृतियां भी घुटने टेककर बोली, हम अपने प्रभु से विनम्रतापूर्वक विनती करते हैं कि वे जीवन के बीज को बहने न दें। हाय, हमारी प्राचीन वृक्षों की जीवन जाति 2 युगों से इस प्राचीन वन आत्मा लोक में निवास कर रही है। शायद बाहरी जातियां हमारी जाति की प्रतिष्ठा को लंबे समय से भूल चुकी हैं। हालांकि यह आध्यात्मिक लोक और अधिक प्राचीन वृक्षों को धारण नहीं कर सकता, इसलिए हम चाहे कितनी भी लंबी आयु जी लें, ये केवल एक क्षणभंगुर अस्तित्व है। अब जब इस लोक से बाहर के लोग प्रकट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आत्माओं के लोक के निर्देशांक उजागर हो गए हैं। इस युग में मुझे डर है कि हम इससे बच नहीं सकते।
इस स्थिति में हमारे पास आगे की योजना बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन यह बाहरी व्यक्ति तो केवल एक छोटा राजा है। वह शायद जीवन के बीज की देखभाल करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सहन नहीं कर सकता। सिंहासन पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने उस आदरणीय और ईमानदार युवक की ओर देखा। कदमू, तुम्हारी उम्र सिर्फ 50,000 साल है ना? मेरे प्रभु, कदमू की आयु 53,241 वर्ष है। हाँ, तुम अभी भी बच्चे हो। तुमने बीते युग का अनुभव नहीं किया है और मानव जाति के पशु स्वामियों के बारे में नहीं जानते हो। प्रत्येक युग का उदय बीस्ट मास्टर के पैतृक तारे के पुनर्जागरण के साथ शुरू होगा और उसके पैतृक तारे के पतन के साथ समाप्त होगा। युवा चेहरे वाला वह व्यक्ति असमंजस में दिख रहा था। आपको आकाशीय तारामंडल तक पहुंचने में 50,000 साल लग गए। यदि कोई प्रतिभाशाली पशु स्वामी आ जाए तो वह कुछ 100 या 1,000 वर्षों में आपके वर्तमान स्तर तक पहुंच सकता है। युवक की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने घबराए हुए स्वर में कहा, यह असंभव है। कदमू, कुछ भी असंभव नहीं है। प्राचीन वन आत्मा लोक में किसी पशु स्वामी का प्रकट होना जीवन के प्राचीन वृक्षों के लिए एक बार फिर से बड़े पैमाने पर फलने फूलने का अवसर हो सकता है। किसी भी जाति की समृद्धि के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है। ये तो बस जीवन का एक बीज है। अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो नष्ट हो जाएगा। जब हम इस युग में प्रवेश करेंगे तो हम इसे हमेशा पुनः प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो कम से कम यह एक उम्मीद की किरण तो है। बच्चे, जाओ। कदमू नाम के उस युवक ने जीवन के बीज को सावधानी पूर्वक अपने हाथ में पकड़ा और बूढ़े व्यक्ति के सामने सिर झुकाकर कहा, हाँ। डॉट 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 लुओ चेन प्राचीन वृक्ष की शाखा पर चल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके आसपास बहुत सन्नाटा था। यदि यह प्राचीन वृक्ष जीवित प्राणियों को पास आने की अनुमति नहीं देता तो क्या वृक्ष पर इतनी निर्भीकता से चलने वाले उस व्यक्ति पर अचानक कोई अस्पष्ट हमला हो जाएगा? इस संभावना के बारे में सोचते हुए लुओ चेन ने अपने शरीर को अस्थिर रूप से तैरने के लिए नियंत्रित किया। फिर उसने उस छोटे से जीव को अपने नीचे उड़ने दिया ताकि वो उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दे, और अब वो पेड़ के तने की दिशा का अनुसरण न करके दूसरी दिशा में जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि इसी क्षण लुओ चेन के सिर के ऊपर अचानक लड़ाई छिड़ गई। लुओ चेन के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक हरी वस्तु उसके कंधे पर जा लगी। दर्द से कराहते हुए लुओ चेन ने उस दोषी को देखा जो उस छोटे बच्चे पर गिरा था। ध्यान से देखने पर वह हरे रंग का चमकता हुआ जीवन का बीज प्रतीत हुआ। लू चेन ने अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे नीचे उतरकर उस अचंभित बच्चे से जीवन का बीज उठा लिया। इतनी भरपूर ऊर्जा। लुओ चेन ने एक बार फिर उस दिशा में देखा जहां जीवन का बीज गिरा था, और दो लड़ते हुए आकृतियां उसकी दृष्टि में आ गईं। अचानक संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों ने देखा कि जिस वस्तु के लिए वे लड़ रहे थे वो गिर गई है। अलग अलग रूप धारण किए हुए दोनों जानवर एक साथ लुओ चेन की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने निर्णायक रूप से अपने विरोधियों को छोड़ दिया और लुओ चेन की ओर दौड़ पड़े। लुओ चेन स्वाभाविक रूप से उस चीज को लौटाना नहीं चाहेगा जो उसके हाथ लग गई हो। वह और लिटिल हेयरबॉल एक साथ उस नन्हे बच्चे के शरीर पर दबाव डाल रहे थे। बच्चे, जल्दी से स्पेशल शटल का इस्तेमाल करो। उस नन्हे बच्चे ने भी स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और अपनी पूरी ताकत से उस कौशल का इस्तेमाल किया जिसे उसने सामान्य अभ्यास की तुलना में कहीं अधिक तेजी से अंजाम दिया। अंतरिक्ष में लहरें उठीं और वे एक दूसरे पर चढ़ गईं, और उनकी आकृतियां अपने मूल स्थान से गायब हो गईं और 1 किलोमीटर दूर फिर से प्रकट हुईं। इस दूरी ने युद्धरत दोनों पक्षों को तेजी से एक दूसरे के करीब आने का अवसर प्रदान किया। वे दोनों जीव, एक मानवाकार और दूसरा पक्षीनुमा थे। वह मानवाकार प्राणी पलक झपकते ही लुओ चेन के पास पहुंच गया। लुओ चेन की दृष्टि उसकी आंखों में झलकती घबराहट को भी पकड़ सकती थी। घबराहट लुओ चेन को भी थोड़ा अजीब लगा। उसके सामने ये जानवर, जो स्पष्ट रूप से जंगली श्रेणी का है, घबराहट क्यों महसूस करेगा? बिना ज्यादा सोचे समझे लुओ चेन ने झटपट उस जीवन के बीज को निकाला जिसे उस नन्हे बच्चे ने इकट्ठा किया था। फिर अपने ठीक सामने रुके हरे बालों वाले, पारदर्शी पंखों वाले आदमी की ओर मुस्कुराया। क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? लीजिए, मैं इसे आपको वापस दे देता हूँ। ये कहते हुए लुओ चेन ने जीवन के बीज को अपने से दूर फेंक दिया। हरे बालों वाले उस व्यक्ति का शरीर अचानक जम गया, और अगले ही पल उसका शरीर सचमुच जीवन के बीज का पीछा करने के लिए चल पड़ा। फिर
चौड़े पंखों वाला पन्ना, हरे रंग का अजगर का सिर जो पश्चिमी अजगर जैसा दिखता था और उसका पीछा कर रहा था, उसने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों साथी जानवरों को हरी वस्तु का पीछा करते हुए देखकर लुओ चेन ने लिटिल डॉट को अपने और लिटिल फ्लफरबॉल को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए कहा। फिलहाल स्थिति सुरक्षित थी, इसलिए लुओ चेन ने लिटिल डॉट को लंबी दूरी की स्थानिक यात्रा के लिए चार्ज करने को कहा। इसके बाद लुओ चेन ने उन दो साथी जानवरों की जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जो पहले ही एक झलक के रूप में सामने आ गए थे। जाति, हरा भरा वन आत्मा। रैंक, वीरान जानवर, 1 सितारा। प्रकार, लकड़ी का प्रकार, जीवन का प्रकार। स्थिति, चिंतित। योग्यता, उत्तम। कौशल, 1। फलते फूलते पेड़, गहन स्तर, हरा भरा वन आत्मा लकड़ी के प्रकार के पौधों को तेजी से बढ़ने के लिए नियंत्रित करता है। 2। लकड़ी का कारागार, गहन स्तर, हरा भरा लकड़ी का भूत कठोरता वाले पेड़ों को नियंत्रित करके लक्ष्य क्षेत्र में एक पिंजरा बनाता है जो उसे घेर लेता है। 3। नीला लकड़ी का तीर, गहन स्तर, हरा भरा लकड़ी का आत्मा एक आध्यात्मिक धनुष खींचता है और लक्ष्य पर हमला करने के लिए लकड़ी प्रकार की ऊर्जा से संघनित लंबे तीर चलाता है। 4। हॉट ऑफ वुड अर्थ टियर, हॉट ऑफ वुड साथी जानवरों को असाधारण रिकवरी क्षमता प्रदान कर सकता है और लकड़ी के प्रकार के तत्वों के लिए उनकी आत्मीयता को बढ़ा सकता है, जिससे वे स्किल्स को अधिक तेजी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 5। असंख्य तीरों की बौछार, गहन स्तर, हरा भरा वन आत्मा एक साथ कई आध्यात्मिक तीरों को संघनित करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करता है, जो नीले वन तीर के बराबर शक्ति के होते हैं, ताकि लक्ष्य क्षेत्र पर प्रहार किया जा सके। 6। हरा भरा वन, पृथ्वी स्तर, हरे भरे वन की आत्मा के चारों ओर एक मायावी हरा भरा वन प्रकट होता है, जो उसकी रक्षा करता है। ये हरा भरा वन अधिकांश हमलों का सामना कर सकता है, और जैसे जैसे यह अधिक हमलों को अवशोषित करता है, ये और अधिक ठोस होता जाता है। एक बार पूरी तरह से जम जाने पर हरा भरा जंगल बिखर जाएगा, जिसका एक हिस्सा हरे भरे जंगल की आत्मा के चारों ओर एक ढाल का निर्माण करेगा और दूसरा हिस्सा असंख्य ऊर्जा प्रक्षेपों में परिवर्तित हो जाएगा, जो हरे भरे जंगल की आत्मा के नियंत्रण में लक्ष्य पर हमला करेंगे। 7। जीवन का आशीर्वाद, पृथ्वी स्तर, हरा भरा वन आत्मा प्रार्थना करता है और शुद्ध जीवन ऊर्जा शून्य से आती है और लक्ष्य पर आशीर्वाद प्रदान करती है, चोटों को ठीक करती है या जीवन को बढ़ाती है। 8। जीवन का बच्चा, पृथ्वी स्तर, प्राचीन जीवन वृक्ष द्वारा संरक्षित एक बच्चा, जिसमें लकड़ी के प्रकार या जीवन कौशल सीखने की असाधारण प्रतिभा होती है। इसके अलावा मारे जाने पर हत्यारा अप्रत्यक्ष रूप से प्राचीन जीवन वृक्ष की घृणा का पात्र बन जाएगा और उसे अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ सकता है। और जेड ड्रैगन के सिर वाले साथी जानवर के बारे में जानकारी भी इस मानवरूपी आत्मा की जानकारी से ज्यादा पीछे नहीं थी। जाति, जेड ड्रैगन, छद्म ड्रैगन। रैंक, वीरान जानवर, 1 सितारा। प्रकार, लकड़ी प्रकार, मिट्टी प्रकार। राज्य, अवाक। योग्यता, उत्तम। कौशल, 1। जेड बॉडी अर्थ टियर, जेड ड्रैगन अपने पूरे शरीर को जेड में बदल सकता है, जिससे अधिकांश ऊर्जा हमलों के प्रति इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और इसकी कठोरता भी तदनुसार बढ़ जाएगी। 2। नक्काशीदार जेड प्रतिमा, पृथ्वी स्तर, जेड ड्रैगन लक्षित क्षेत्र में अपनी ही शक्ल की जेड प्रतिमा का निर्माण करता है। इसके बाद यह अंतरिक्ष और समय की दूरी को पार करके प्रतिमा के परिवेश के बारे में जान सकता है या प्रतिमा को अपने वश में कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिमा समय समय पर अपने परिवेश में उपचार करने वाला हरा प्रकाश उत्सर्जित करती है। 3। विशाल लकड़ी का अर्थ, स्पाइक, प्रोफाउंड टियर, भूमिगत से विशाल लकड़ी के स्पाइक्स को बुलाता है जो लक्षित क्षेत्र को भेदन क्षति पहुंचाते हैं। 4। जेड स्केल्स, प्रोफाउंड टियर, जेड ड्रैगन लक्ष्य के शरीर की सतह पर ऐसे स्केल्स लगा सकता है जो क्षति का प्रतिरोध कर सकते हैं। 5। कांटों का ताज, पृथ्वी स्तर, जो इस ताज की इच्छा रखता है उसे इसका भार उठाना पड़ता है। जेड ड्रैगन लक्ष्य के वैचारिक सिर पर कांटों का ताज बनाता है, जो लगातार लक्ष्य के भौतिक बाहरी भाग को नुकसान पहुंचाता है और साथ ही लक्ष्य की आत्मा और ऊर्जा को दबाता है। 6। जेड ड्रैगन ब्रीथ अर्थ टियर, जेड ड्रैगन ड्रैगन ब्रीथ छोड़ता है, जिससे इसके संपर्क में आने वाले लक्ष्य जेड जैसी मूर्तियों में बदल जाते हैं। 7। आंसू, पीला स्तर। 8। पृथ्वी तुल्यकालन, गहन स्तर। उन दो निर्जन राक्षसों के बीच का संघर्ष ऐसा कुछ नहीं था जिसमें लुओ चेन फिलहाल शामिल हो सके, और ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी को भी आसानी से उकसाया नहीं जा सकता था। उनकी लड़ाई के बाद आसपास के पेड़ों से टकराने के दृश्य को देखकर ही यह स्पष्ट हो गया था कि प्राचीन लकड़ी के वे जीव,
जिनका दर्जा स्पष्ट रूप से उन दोनों साथी जानवरों से कम नहीं था, जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। हालांकि लुओ चेन और उसके दो साथी जानवरों के जाने से पहले ही लुओ चेन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि जब वे दोनों निर्जन राक्षस लड़ रहे थे तो वे ठीक उसके सिर के ऊपर वापस आ गए, और समय समय पर पन्ना हरे रंग का खून छिटकता था, जो पिछली लड़ाई की तुलना में कहीं अधिक क्रूर प्रतीत होता था। वह नायक जिसके लिए दोनों साथी जानवर लड़ रहे थे, यानी पन्ना हरे रंग की वस्तु, संयोगवश एक बार फिर लुओ चेन की ओर गिर पड़ी। बार बार इन दोनों निर्जन जानवरों को सच में लगा कि वह इस चीज को लेने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई बात नहीं, अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। बहरहाल प्राचीन वन आत्मा क्षेत्र की यह यात्रा, दो निर्जन जानवरों के बीच चल रही उस चीज को हासिल कर पाना जिसके लिए वे बेताब होकर लड़ रहे थे, किसी भी तरह से देखा जाए तो नुकसान नहीं होगा। लुओ चेन ने इसे खुद अपने स्टोरेज रिंग में रखा, और अगले ही पल उसे और लिटिल फ्लफबॉल को, जो लंबे समय से तैयार थी, लिटिल डॉट द्वारा उसके मूल स्थान से दूर ले जाया गया। हवा में भयंकर लड़ाई कर रहे दोनों साथी जानवरों ने लुओ चेन के प्राचीन जंगल छोड़ने को भांप लिया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत अलग हो गए, मानो अभी अभी हुआ उनका क्रूर संघर्ष एक भ्रम था। आकाश में बहुत ऊपर सिंहासन पर बैठे बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक मुस्कान प्रकट हुई। मनुष्य का हृदय अत्यंत संशय होता है, जो वस्तु मुफ्त में दी जाती है उसकी अक्सर कद्र नहीं की जाती। उनके लिए केवल वही चीज अच्छी होती है जिसे वे वापस छीन लेते हैं। डॉट 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 शायद स्थानिक विरूपण की दूरी बहुत अधिक थी, और लुओ चेन के मस्तिष्क ने क्षणिक रूप से काम करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने अपना सिर खुजलाया, चारों ओर देखा, लेकिन उसे उन दो निर्जन जानवरों का कोई निशान नहीं मिला। उसने धीरे से सांस छोड़ी और आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यहाँ लुओ चेन ने एक जीवंत वातावरण महसूस किया, क्योंकि वह अपने आसपास अधिकाधिक गतिशील साथी जानवरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। आकाश में उड़ते पक्षी, जमीन पर रेंगते जानवर और झील में तैरती मछलियां। हालांकि लुओ चेन को इस बात से राहत मिली कि आसपास के अधिकांश साथी जानवर राजा रैंक के थे, और निर्जन जानवर आम नहीं थे। इसके अलावा अधिकांश निर्जन जीव अचल वृक्षों के रूप में थे। उसके दोनों छोटे बच्चे भी राजा जानवर थे, इसलिए फिलहाल कोई भी साथी जानवर उन्हें सक्रिय रूप से उकसा नहीं रहा था। इसलिए जिस जगह पर वह अभी उतरा था, वह जगह जरूर खास रही होगी, वरना वह एक साधारण नजर में ही किसी निर्जन जानवर को नहीं देख पाता। लुओ चेन ने अपने बगल में स्थित 100 मीटर से अधिक ऊंचे, सीधे, लेकिन विरल शाखाओं वाले पेड़ को देखा। उसकी पत्तियां विचित्र रूप से आकार की थीं, मानो शाखाओं के बीच तेज तलवारें लटक रही हों। यह इस क्षेत्र का सबसे आम पेड़ था, लगभग हर 100 मीटर पर एक पेड़ मिल जाता था। जाति स्वॉर्डवुड, रैंक स्पिरिट बीस्ट 7 स्टार, प्रकार लकड़ी प्रकार, धातु प्रकार, राज्य बढ़ रहा है, योग्यता अच्छी, कौशल 1, तलवार की छाया गहन स्तर, तलवार की लकड़ी अपने शरीर के चारों ओर तलवार की छाया को संघनित करके लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। 2, तलवार शरीर पृथ्वी स्तर, तलवार की लकड़ी विभिन्न धातु तत्वों को अवशोषित कर सकती है, उन्हें अपने शरीर के भीतर रूपांतरित कर सकती है और अपनी शाखाओं के बीच विभिन्न गुणों वाली आध्यात्मिक तलवारें उगा सकती है। 3, असंख्य तलवार प्रवाह, पृथ्वी स्तर, तलवार की लकड़ी पर मौजूद आध्यात्मिक तलवारों को तलवार की लकड़ी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ताकि दुश्मनों से मुकाबला किया जा सके। 4, तलवार की ऊर्जा गहन स्तर, तलवार की लकड़ी स्वयं एक तेज तलवार की तरह है, जो अपने शरीर के चारों ओर गेंग धातु की ऊर्जा उत्सर्जित करने में सक्षम है जिससे लक्ष्यों को चीर दिया जा सके। इस स्वॉर्डवुड के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद लुओ चेन इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने अपने आसपास मौजूद लिटिल डॉट और लिटिल फ्लफबॉल की ओर देखा। एक ही नज़र में दोनों छोटे बच्चे लुओ चेन के विचारों को समझ गए। तो नन्हे रोएंदार गोले की तीनों पूंछें धीरे धीरे हिलने लगी, और मानसिक शक्ति से बना एक विशाल हाथ सीधे इस तलवारानुमा लकड़ी की जड़ की ओर बढ़ गया। स्वॉर्डवुड ने खतरे को भांपते हुए तुरंत अपनी गेंग मेटल क्यूई को सक्रिय किया, और उसकी शाखाओं पर उस समय मौजूद बहुत कम संख्या में तेज तलवारें एक साथ अलग होकर विशाल हाथ की ओर वार करने लगीं। हालांकि इन कौशलों का प्रभाव काफी हद तक नगण्य था, और वे 3 पूंछ वाले बिल्ली राजा लिटिल फ्लफबॉल की मानसिक शक्ति से बने विशाल हाथ को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ थे। उस विशालकाय हाथ ने तलवारानुमा लकड़ी की जड़ को पकड़ लिया और उसे जोर से ऊपर की ओर खींचा,
और तलवारनुमा लकड़ी अपनी जड़ों सहित जबरदस्ती जमीन के नीचे से बाहर निकल आई। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, लिटिल डॉट ने गेल ब्लेड के कमजोर संस्करण से उस पर हमला कर दिया। जब उसका शरीर घावों से भर गया और वो प्रतिरोध करने की क्षमता खो बैठा, तभी उसने उसे अपने निजी क्षेत्र में ले लिया। पहला स्वॉर्डवुड सफलतापूर्वक एकत्र करने के बाद, लुओचेन ने अपनी नज़र अपने चारों ओर फैले स्वॉर्डवुड के एक विशाल क्षेत्र पर डाली। उसने हाथ हिलाकर दोनों छोटे बच्चों को इशारा किया और पास वाले बच्चे की ओर तेजी से बढ़ गया। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।